अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, खुशामदीद। जॉय जस्टिस का फोरम और हमारी मुलाकात आपसे रहती है। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो मैं आपसे थोड़ी देर में रूशनास कराऊंगा, और शुरका जो आज हमारे पास मौजूद हैं पैनल में, उनसे आपकी पहले मुलाकात कराता हूँ। मेरे दाएं हाथ पे तशरीफ़ रखते हैं ज़बीउल्लाह नागरा साहब, एडवोकेट हैं आप। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और हालिया जो पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस थे उनमें जो आपने कामयाबी हासिल की, उस पर आपको दोबारा बहुत बहुत थैंक यू एंड अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम साहब तशरीफ़ रखते हैं और पंजाब बार काउंसिल के मेंबर बने हैं। आपको भी बहुत मुबारक हो और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो तशरीफ़ रखते हैं जॉय जस्टिस के फोरम से, राना बलीगुर रहमान साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। मिस निदा असलम हमारे साथ हैं, साथ सलमान परवेज़ हैं और बारान खान शेरवानी हैं और सुल्तान साकिब बलोच साहब, आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। आज जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं वो अमूमी तौर पे हमारा जो निज़ाम तालीम है उसके ऊपर हमेशा काफ़ी लोगों की को ऐसा रहता है कि जैसे उसमें कमी है, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। मगर क्योंकि हम इस वक्त ख़ुसूसन बात करें कानून के हवाले से, तो जो निज़ाम तालीम कानून का है, कानून को पढ़ना और जो हमारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ के कानूनदान बन रहे हैं, क्या सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूँगा अहमद साहब कि आपको लगता है कि उसमें कोई कमी है और कोई पंजाब बार काउंसिल के मेंबर होने के नाते आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं? जी सर, कमी नहीं, बेशुमार कमी है इसके अंदर। सिस्टम इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली एट ऑल। जो स्टूडेंट्स LLB की डिग्री लेकर आते हैं मुकम्मल तौर पे एकेडमिक तरीके के ऊपर, वो भी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर उनको नहीं पढ़ाया गया होता। अब प्रैक्टिकल स्किल्स, ये जो वकालत का प्रोफेशन है एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन है, उसकी तो मुकम्मल तौर पे तैयारी होती ही नहीं है। ना तैयारी करवाई जाती है, ना पढ़ाया। कानूनी किताबें किस तरह पढ़ते हैं, ड्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं, जज को किस तरीके से कन्विंस करते हैं, ज़ुबान की जो गिरा है वो तक नहीं खोली होती कि आके कोई आपकी प्रिपरेशन वगैरह नहीं होती इस प्रोफेशन के लिए। तो सिस्टम उस लेवल के ऊपर तो बेशुमार लीगल एजुकेशन का जो है बेशुमार लेवल के ऊपर फेल कर रहा है तमाम स्टूडेंट्स को, कि प्रोफेशन के लिए तैयार करता ही नहीं। अगर काबिल स्टूडेंट है वो मैनेज कर जाता है, मगर जो बाकी दोस्त वगैरह है उनको थोड़ा सा काफ़ी बल्कि थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा प्रोफेशन के अंदर मसला पड़ता है। और इस असना के अंदर बार काउंसिल्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज एकेडमिक लाइफ से स्विच ओवर करना प्रोफेशनल साइड के ऊपर और एक मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल प्रोफेशन के अंदर किस तरीके से करते हैं, उस असातिज़ा का जो एक ज़माने में सिस्टम होता था वो ख़त्म हो गया हुआ, तो बार काउंसिल की इंपॉर्टेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तमाम दुनिया में होता है, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो सिलेबस सेट किया हुआ है उसके ऊपर भी मेरी थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस हैं। दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल, आपको प्रॉपरली ट्रेन नहीं करते। मगर उसके बाद जब आप प्रोफेशन में आ जाते हैं तब पंजाब बार काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन के ऊपर भी। और आपको पहले दिन से आखिरी दिन तक, रिटायरमेंट तक या फौत होने तक, रिटायरमेंट कम होती है यहाँ पे, आपकी कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन और आपकी मदद करनी चाहिए और आपकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, जो कि बाहर होती है, यहाँ पर नहीं होती। ज़बीउल्लाह साहब, आपका इस पे क्या है कि लीगल एजुकेशन सिस्टम में बीइंग मेंबर ऑफ पंजाब बार काउंसिल आप क्या मौसर किरदार अदा करने के बारे में सोच रहे हैं? पहली मेरी गुजारिश तो ये होगी कि अगरचे हम इसी निज़ाम तालीम से गुजर के आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर रेटिंग की जाए मार्क्स वाइज, तो मैं बड़ी भी दिल खोल के बात करूं 10 नंबर भी नहीं दूंगा। कितने में से नंबर दे रहे हैं? 100 में से 10 नंबर भी नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल अपने सिस्टम जो लीगल एजुकेशन का है, चलें दूसरा तो अभी बात ही नहीं हो रही, 10% भी मैं मुतमईन नहीं। हमारी जिम्मेदारी, ओनरशिप इस काम की ना अदारे ले रहे हैं जो एजुकेशन हमें दे रहे हैं, ना हमारे पेरेंट्स ले रहे हैं, ना हम खुद स्टूडेंट ले रहे हैं, और रही सही कसर जो है वो पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने निकाल दी। वो तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो जजमेंट दी पिछले 2-3 साल में, उस पर कुछ किसी हद तक बात हो रही है, लेकिन हमारी आज भी सोच वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले दौर में है कि हमारी
एजुकेशन बेहतर करने जा रहे हैं, ये कहीं हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई है, तो अब किसके खिलाफ हमें डर है? हमें अपनी तालीम के बेहतर होने का डर है। अच्छा, कि कहीं हमारी अखलाकियात ना बेहतर हो जाए, कहीं हमारी तालीम ना बेहतर हो जाए, कहीं हमारे अदारे ना बेहतर हो जाए, कहीं हम खुद ही ना बेहतर हो जाए, ये हमें डर है सबसे बड़ा जो फील कर रहे हैं। बेहतर होना चाहिए सिस्टम। जो आपका सवाल है, पंजाब बार काउंसिल बहुत किरदार अदा कर सकती है अगर पंजाब बार काउंसिल को बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाए, बिल्कुल इसे वो इख्तियारात दे दिए जाएं जो दूसरे अदारों के पास हैं, कि अगर कोई लॉ कॉलेज, कोई लॉ इंस्टीट्यूशन, कोई यूनिवर्सिटी जो लॉ की डिग्री जारी कर रही है, अगर वो हमारे स्टूडेंट्स को तालीम के साथ साथ लीगल एथिक्स नहीं पढ़ा रही, उनको एक अच्छा इंसान नहीं बना रही, तो बंद कर देनी चाहिए यूनिवर्सिटी। और ये इख्तियार पंजाब बार को देना चाहिए कि भाई आपने ये स्टफ़ हमारे लिए जो तैयार किया है, हमें बिल्कुल ये पसंद नहीं, हम रिजेक्ट करते हैं इसको, ये इख्तियार है। तो पंजाब बार काउंसिल जो है उसके ऊपर किसने उनकी आज़ादी सल्ब की हुई है, किसने उनको रोका हुआ है, किसकी वो डर और खौफ से अपना मौसर किरदार अदा नहीं कर रहे? अगर आप इजाज़त दें, आपकी इजाज़त के साथ भाई से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। LLB ठीक है, स्टाफ वगैरह अच्छा नहीं आ रहा सारे का सारा, प्रोफेशन के अंदर तो हम दाखिल होने देते हैं जब हम थोक के लिहाज से लाइसेंसेस देते हैं। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले इशू वगैरह इसके अंदर प्रिंसिपली ये आ रहा था कि बेशुमार लॉ कॉलेजेस थे, पढ़ाई वगैरह ठप्पे लगा के डिग्रियाँ वगैरह दे रहे थे और हज़ारों की तादाद के अंदर न्यू एंट्रेंस प्रोफेशन के अंदर आ रहे थे। मामला तो ये है, LLB की डिग्री हासिल कर लेना, ये तो सब मेरे भाई ने भी और हम सारों ने एग्री किया कि एजुकेशन सिस्टम फेल कर रहा है, मगर प्रोफेशन के अंदर ऑटोमेटिकली लाइसेंस क्यों दिया जाए? इट इज़ अ कम्पिटिटिव प्रोफेशन, इट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ एक्सेलेंस का होना चाहिए। LLB अगर आपने कर लिया तो बासानी आपको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। दुनिया के अंदर ये मामला था, यहाँ पे तो ये सिलसिला है, कंसिडर ये किया जाता है LLB कर लिया, लाइसेंस हासिल करने का वो कोर्ट ने अब लॉ गैट का सिस्टम बीच में इंट्रोड्यूस किया, थोड़ा बहुत सख्ती वगैरह आई है, मगर वहाँ पे भी आपने रिसेंटली एग्जामिन किया होगा, शोर ये मचा हुआ था कि जी 50% पास मार्क्स लगा के तो बड़ी ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, 40% के ऊपर कर देना चाहिए। जबकि अगर आप दुनिया के अंदर देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रेस्टीजियस फॉर एग्जांपल है न्यूयॉर्क बार, वहाँ पे पास परसेंटेज 32% है, वहाँ पे उनके जजेस भी फेल होते हैं। ये किसी का हक नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली LLB की डिग्री कर लें, बहुत अच्छी बात है, बट मेक दम कम्पीट। और जब आप इतनी तादाद के अंदर, एक इशू बेसिकली ये आ रहा है, जैसे मेरे भाई ने कहा कि गाइड से पढ़ के बेशुमार दोस्त वगैरह ऐसे भी बीच में हमारे आ रहे हैं और हमारे पास आते हैं नौकरियों वगैरह के लिए और हम उनसे इंटरेक्ट वगैरह करते हैं। उन्होंने कानून की किताब ज़िंदगी में नहीं खोली होती, उन्होंने PhD ज़िंदगी में नहीं खोली होती, उनको आप जाके कहते हैं कि जी वो PhD, वो कहते हैं वो क्या होता है, और इस तरीके से ये सिस्टम मुकम्मल तौर पे फेल कर रहा है। बट मेरे नज़दीक एक तो जो भी स्टफ़ आ रहा है, जब आपने उसको प्रोफेशन के अंदर आने दिया, पहले तो आप सख्ती करें, जब प्रोफेशन के अंदर आ गया फिर बार काउंसिल की आपने लाइसेंस दिया, आपका काम है कि आप उसको प्रॉपर्ली ट्रेन करें, प्रॉपर्ली प्लेस करवाएं और उसको फिर कंटिन्यूअली मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर करवाते रहें। दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि FSC लोग करते थे, तो उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, उधर चले जाते थे, जो भी मेरिट बनता था, फिर उनको ये शक हुआ कि शायद लोग नंबर लगवा लेते हैं, बढ़वा लेते हैं, बोर्ड ऑफिस में कोई चक्कर चला लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज एंट्री टेस्ट रखा जाए। फिर उसके ऊपर भी एतराज़ात आने लगे। तो अभी अगर LLB जो तालिब इल्म करके आते हैं और अगर जो वहाँ जो कॉलेजेस हैं उनका निज़ाम तालीम ठीक नहीं है, हालांकि जो उसको चला रहे होंगे और वहाँ पे जो दर्स व तदरीस के साथ मुंसलिक होंगे वो साथीज़ा भी तो लॉयर्स ही होंगे, और फिर वहाँ पे अगर आप एक टेस्ट रख लेते हैं, कोई बॉडी रख लेते हैं जो एक दोबारा टेस्ट लेगी और फिर उनको लाइसेंस जारी किए जाएंगे, तो असल में फॉल्ट करेक्ट कहाँ होनी चाहिए? दोनों जगह के ऊपर ऑलरेडी टेस्ट मौजूद हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट की जभी भी कंफर्म करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर लॉ स्कूल के अंदर एडमिशन का भी टेस्ट है और उसके बाद जब आपको लाइसेंस मिलना होगा उस स्टेज के ऊपर भी आपका टेस्ट है। दोनों जगह के ऊपर टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। वंस अगेन
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्या करना चाहिए, वकालत करते कैसे हैं, वो मुकम्मल तौर पे नहीं सिखाया जाता। हमारे सिस्टम में मसला सिर्फ ये है और फंडामेंटली ये है कि ना लिखने के ऊपर जोर है, ना पढ़ाने के ऊपर जोर है, ना बहस करने के ऊपर, ना जहन खोला जाता है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई अब हमने LLB की इस बंदे को डिग्री दे दी, एकेडमिक डिग्री, मजमून लिखे जाते हैं गिट्ठों के लिहाज से नाप के, मार्क्स ऊपर वो हेडिंग्स वगैरह रंग बिरंगी लगाएं, वो देखा जाता है। वकालत इस चीज़ के बारे में नहीं है। वकालत तो इस चीज़ के बारे में 1.5 मिनट के लिए वो साहब सामने बैठे हुए जज साहब, आपने यू हैव टू कम टू द पॉइंट एंड यू हैव टू कन्विंस हिम, ऐसी चीज़ें आपने लिख के देनी है। तो ये वाले तो आपके स्किल्स आपको तैयार किया ही नहीं जाता। तो ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जी आप अगले दिन जिस दिन आपको लाइसेंस बना तो आप अचानक लोगों के मुकदमे हैंडल करने शुरू कर देंगे, ये होगा। और वो ट्रेनिंग वाला मामला, हाउस जॉब वाला, मेडिकल का आप जो जिक्र वगैरह का, हाउस जॉब, उस हाउस जॉब के लिए पे होता है, यहाँ पे तो पे भी नहीं किया जाता। यहाँ पे हम वकीलों के साथ, यंगस्टर्स के साथ ये करते हैं। और कोई जो उस्ताद पहले किसी ज़माने में आपको अपॉर्चुनिटी देते थे या आपको सिखाते थे, वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बार काउंसिल का फिर से रोल यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे थे कि आज़ादी नहीं है पंजाब बार काउंसिल को, वो आज़ादी किसने रोकी हुई? मैं गुजारिश कर देता हूँ। पहली तो बात ये है कि पंजाब बार काउंसिल का अदारा की कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, पूरे पंजाब से मेंबर्स इकट्ठे होते हैं। उसके बाद जो मिलजुल के जो बात बनती है, वो दो हमारे बड़े ओहदे जो एक 1 ईयर टर्म्स के लिए इलेक्ट हम कर देते हैं अब इन हाउस इलेक्शन में, वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है। हम दोनों भाई नए गए हैं, हमें अभी तक, मैं तो अपने एंड तक ये जो रंग भी हो सकती है मेरी असेसमेंट, ये असेस कर पाया हूँ कि एक तो हमें इंडिपेंडेंट हैसियत में जो हम करना चाह रहे हैं, और हम जो करना चाह रहे हैं ये आज की गुफ्तगू ही उसको हम देख लें कि हम ये नहीं चाहते कि जो प्रोफेशन को जानते नहीं वो प्रोफेशन के एजुकेशन दें। हम ये नहीं जानते, हम ये नहीं चाहते कि वो बंदा जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन के मसले मसाइल नहीं जान रहा, वो हमें डिग्री के लिए हमें हेल्प आउट कर रहा है और हमें कह रहा है कि मैं आपका उस्ताद हूँ, हमें यहाँ तक मतलब डिग्री स्टैम्प करके भेज रहा है प्रोफेशन में, और प्रोफेशन के मामलात को नहीं जानता। पंजाब बार में इसलिए हम इंडिपेंडेंट अभी हैसियत में काम नहीं कर सकते या नहीं है कि एक तो ये जो ओहदे दो हम में से इन हाउस इलेक्शन में आ जाते हैं, वो हमें ज़ाती हैसियत में या टीम वर्क के तौर पर अगर वो हमारे इन माइंड नहीं है, माइंड सेट के नहीं लोग, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। दूसरे नंबर पे व्हाई डू दे गेट इलेक्टेड? सुन लें, गुजारिश सुन लें। दूसरे नंबर पे इलेक्टेड, फिर वो जमहूरियत आ जाती है कि गिने जाएंगे तोले नहीं जाएंगे। नंबर गेम होती है, गिने जाएंगे, काउंट होंगे, जहाँ पे मेजॉरिटी हो गई वो आगे चला गया। आपका हम ज़हन होना, माइंड का, आपकी जो आपने इलेक्ट किए 1 ईयर के लोग, उनका आपके साथ होना ज़रूरी है। दूसरी बात, अब भी हम जो आज़ादी वाली बात है घुमा फिरा के जो करनी है वो हम वैसे ही कर देते हैं कि अब आज भी हम पॉलिसी और ग्रुप एजेंडा पे हम तो इस हद तक दोनों बात गुफ्तगू करते हैं कि यार ये ग्रुप दड़े पॉलिसियाँ अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो गुफ्तगू होनी चाहिए, जो काम करने वाले हैं, वो एजुकेशन की, लीगल एजुकेशन की बेहतरी, और सबसे बढ़कर आपको बिहेव करना, एथिक्स का पता होना कि आपके लीगल एथिक्स क्या है, आपको किस तरह बिहेव करना है। जैसे मेरे भाई ने कहा कि ज़बान की गिरा तक नहीं खोली होती, किताब को खोल के जज के सामने या अपने एसोसिएट्स के सामने या कोई रेफरेंस देने का मतलब यहाँ तक लोगों को नहीं आता, और कितनी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है। लाइसेंस लिया, जेब में डाला। हाँ, अहमद क़यूम साहब की ये बात ठीक है कि मेरा तालीम लेने का हक तो फंडामेंटल हो सकता है, लेकिन अगर मैंने किसी प्रोफेशन की प्रैक्टिस करनी है तो वो देयर मस्ट बी सम कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन, कदगन होने चाहिए उनको। मतलब ये नहीं कि लाइसेंस फोर्स एंड कमांडेड बाय द डिग्री। अब डिग्री हो सकती है,
ठीक है डिग्री आपकी आ गई, आपने ले ली डिग्री, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जनाब अब मैंने डिग्री ले ली, आप मुझे इजाज़त भी दें कि मैं सर्जरी भी करूं, इजाज़त भी दें मैं वकालत भी करूं, इजाज़त भी दें मैं जो भी, मतलब वो कदगन होने चाहिए उसको। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर एक जहन हो पंजाब बार में ऊपर से लेकर नीचे तक, ये प्रॉब्लम्स 1, 2, 3 साल में इंशाअल्लाह अगर काम करने वाले लोग हों तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। नतारा हो रहा है, होगा। ठीक। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद पलट के आएंगे तो हमारे बाकी शुरका भी डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ रहिए। कोई इलाज का तमाम किस्म के नशे के मरीज़ों की इलाज की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, इसी तरह कोई इलाज का तमाम तबकात की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता। विलिंग वेज में एडमिशन के लिए भी सबसे पहले मेरिट को देखा जाता है, और अगर मेरिट पे कोई पूरा उतरता हो तो फिर हम बताते हैं कि जो प्री एडमिशन काउंसलिंग है फैमिली की, वो कितनी देर होगी। नशे के मरीज़ों में एक चंक है जिसके लिए विलिंग वेज कारआमद हो सकता है, और वो चंक है ऐसे मरीज़ों का जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से यानी मौलजीन के हाथों नशे की बीमारी में मुब्तला हुए हैं, या जो मरीज़ अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी जॉब पे हैं या बिज़नेस की सरबराही कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें कोई और इखलाकी बुराई नहीं है और कोई उनके अंदर क्राइम का पहलू नहीं है, उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, कोई नशा नहीं बेचा या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम जुर्म की दुनिया का काम समझते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते देखते फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या ये इलाज जो कोई शुरू करना चाहता है तो क्या इस इलाज को वो तकमील तक भी पहुंचा सकता है कि नहीं। जो लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं उनके लिए विलिंग वेज कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल इलाजगाह नहीं है। विलिंग वेज में सिर्फ वो लोग जो है बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं, जो कि मुसलसल पुरजोश होकर काम कर सकते हों, जो मेहनत से काम कर सकते हों, जो लिखने पढ़ने से घबराते ना हों और जो मुसलसल वक्त की और रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हों। विलिंग वेज की जो पॉलिसी है वो 2 लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, एक है ऑनेस्टी और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। कोई इलाज का तमाम किस्म के नशे के मरीज़ों की इलाज की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, इसी तरह कोई इलाज का तमाम तबकात की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता। विलिंग वेज में एडमिशन के लिए भी सबसे पहले मेरिट को देखा जाता है, और अगर मेरिट पे कोई पूरा उतरता हो तो फिर हम बताते हैं कि जो प्री एडमिशन काउंसलिंग है फैमिली की, वो कितनी देर होगी। नशे के मरीज़ों में एक चंक है जिसके लिए विलिंग वेज कारआमद हो सकता है, और वो चंक है ऐसे मरीज़ों का जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से यानी मौलजीन के हाथों नशे की बीमारी में मुब्तला हुए हैं, या जो मरीज़ अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी जॉब पे हैं या बिज़नेस की सरबराही कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें कोई और इखलाकी बुराई नहीं है और कोई उनके अंदर क्राइम का पहलू नहीं है, उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, कोई नशा नहीं बेचा या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम जुर्म की दुनिया का काम समझते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते देखते फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या ये इलाज जो कोई शुरू करना चाहता है तो क्या इस इलाज को वो तकमील तक भी पहुंचा सकता है कि नहीं। जो लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं उनके लिए विलिंग वेज कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल इलाजगाह नहीं है। विलिंग वेज में सिर्फ वो लोग जो है बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं, जो कि मुसलसल पुरजोश होकर काम कर सकते हों, जो मेहनत से काम कर सकते हों, जो लिखने पढ़ने से घबराते ना हों और जो मुसलसल वक्त की और रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हों। विलिंग वेज की जो पॉलिसी है वो 2 लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, एक है ऑनेस्टी और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। कोई वेलकम बैक।
हम बात कर रहे थे लीगल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आप लोगों की जो भी जहन में बात हो, प्लीज़ आवर ऑनरेबल गेस्ट है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा अहमद भाई ने जो बात की है। एक्चुअली अगर आप देखें तो जो दुनिया में सिस्टम चल रहा है, जिस तरह आप अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो एक केस स्टडी बेस्ड मेथड को अडॉप्ट किया गया। बहुत हद तक हमारी भी जो सिमिलैरिटी है प्रोफेशन की यही है कि अगर आपने कानून पढ़ा हुआ है, आपके सामने एक्चुअल प्रोपोजिशन आती है और आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उस तक नहीं पहुंचा सकते हैं कि आपने इसका सोल्यूशन क्या देना है, अगर ये स्किल आप नहीं सीख के आए हैं तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप डिग्री लेके आ गए, एक स्टीरियोटाइप जो है वो आपको सिलेबस मिला हुआ है जिसके अंदर वही बात जिस अहमद भाई ने कहा आपने लिख के करना है। आपसे कुछ अर्सा पहले तो उर्दू की बुक्स थी, हम लोग जब थे लॉ कॉलेजेस में, उर्दू पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उनको बिल्कुल ही उसका जो मेयार है तय कर दिया गया कि आपने तवालत के ऊपर जो है उसके नंबर मिलेंगे जितना आपने लिख दिया। तो उसके नतीजे में हुआ क्या कि जब आप पास आउट होके आते हैं तो आप बहुत अर्सा तक ये समझने से कासिर होते हैं कि अगर आपके पास कोई अपनी मुश्किल लेके आया तो आपने इसको उसका हल क्या बताना है। ये सीखने की स्किल बात जो जबी भाई ने की अभी कि डिग्री आपके पास है लेकिन आपके पास लोगों की मुश्किलों का हल करने का लाइसेंस है। अगर आप उससे मायूसी फैला रहे हैं, अगर आप वो काबिलियत नहीं है कि आप लोगों को वो डिलीवर कर सकें जो कि आपकी जॉब है, वो आपको पे कर रहे हैं और उसके बदले मुआशरे के अंदर आप एक प्रोफेशन का इमेज ख़राब कर रहे हैं सिर्फ अपनी नाअहलियत की वजह से। और नाअहलियत क्यों है? एक आपके अपने पार्ट पे तो जो है कि आपने सीखा नहीं, और दूसरा किसी ने उसको उस तरीके से सिखाने की कोशिश भी नहीं की। तो अगर ये बात सच है तो इतने काबिल वकील किस तरह है हमारे मुआशरे में? रिसेंटली आ रहे हैं, अगर ऐसी तो कोई बात नहीं। रिसेंटली तो बहुत कम आ रहे हैं जी। अगर कहाँ हैं SM ज़फ़र साहब, कहाँ हैं हमारी जनरेशन के सारे दोस्त। और देखिए एक्सेप्शनल के ऊपर के लेवल के ऊपर आपको जबी भाई भी बैठे हैं, ही वर्क्स एक्सेप्शनली हार्ड, हमने भी कोशिश की हुई है, आप भी सारे दोस्त मौजूद हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। आउटलायर्स आपको डेफिनेटली मिल भी जाएंगे और एक्सेप्शनल वकील शायद मिल भी जाए। फंडामेंटल प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रहा है कि जिस तरीके से आपने अडेप्ट करना है, और आपने जल्द, पहले तो ज़माने में होता था आप उस्ताद के साथ काफ़ी टाइम वगैरह लगा लेते थे, वो आपको सिखा भी देते थे। अब तो इंस्टेंट मामला है, यू नीड टू नो हाउ टू बेसिकली स्टार्ट। आप यहाँ पे तो ये भी गाइड नहीं किया जाता कि जी आप बेटा फ़लाँ चेंबर में आपने जाना है, पहले आप सिविल की प्रैक्टिस करें, ट्रायल सीखें, और आप क्रिमिनल को एक्सपीरियंस करें, आप ट्राइब्यूनल में जाएं। इस तरीके से देयर इज़ नो गाइडेंस एट ऑल, जो कि बाहर अफ्रीका के घने जंगलों में भी नॉर्म है। केनिया चले जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिका, इंग्लैंड और ये सारे का सारा, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान ड्यूरिंग द जंग तबाही फिरी हुई है, लेकिन वहाँ पर जो ट्रेनिंग वगैरह, पढ़ाई लिखाई वगैरह हो रही है, उनको फिर भी गाइड किया करते थे कि अपने वकीलों को भाई इस तरीके से ये करना। मेरे भाई ने जैसे यहाँ पे कहा, वंस अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल प्रोफेशन, इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लोगों की जो हैं सारी की सारी आपने सॉल्व करनी। हमारा एम्फेसिस, जैसे भाई कह रहे थे अभी भी, नाप के मज़ामीन लिखने का एजुकेशन के अंदर ओपन बुक्स एग्ज़ाम्स करें, प्रॉब्लम सेट करें। वो माइंडसेट है ही नहीं। यहाँ पे तो मज़ामीन लिखवाए जाते हैं। हमने तो मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी में वकालत में कभी मजमून नहीं लिखा, और अगर किसी पिटिशन में मजमून लिखा है तो जज ने उसके बाद कान खींचे, वो कहते हैं नुक्ते पे आओ, अभी बताओ। तो ये जो बेसिक स्किल्स हैं, बहस कैसे करते हैं, ये जो सारे के सारे हैं, ये आपको सिस्टम में करना पड़ेगा। अनटिल यू गो अहेड एंड डू दैट, यू विल बी अ मिसफिट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। वो बंदे का अगर अपना स्किल है, या हमारी तरह थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, वालिद का चेंबर है या कोई है वगैरह, तो आपको एक लेग अप मिल जाती है, काम इतने मिलते हैं तो आप लोगों के ऊपर ऑपरेशन करके सीख ही लेते हैं। मगर जिन दोस्तों का रोज़ी रोटी ही पहला मुकदमा या दूसरे मुकदमे से मुंसलिक है, उनको करना ही नहीं आपने जब सिखाया, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान में सोचा ही नहीं जाता। अमरीका प्रॉब्ली द मोस्ट यूज़फुल डिग्री जो मैंने ज़िंदगी में की है वो बार की है। वो इसलिए क्योंकि वो एकेडमिक डिग्री नहीं है। वो मैं LLM के भी फेवर में नहीं हूँ, मैं PhD के फेवर में भी नहीं हूँ। उसका हमारे वकालत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नॉलेज के बारे में नहीं, हम यहाँ पे नॉलेज तो हम किताब में से खोल के कर लेते हैं। बात तो ये है कि वो किताब में से आप सवाल का जवाब निकाल सकते हैं कि नहीं, जज के लिए जजमेंट पकड़ सकते हैं ऑन द पॉइंट कि नहीं, और आप उसको, और चले आप कानून में नल्ले भी हों, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू कन्विंस समवन, दैट इज़ की। ये जो स्किल सेट्स वगैरह हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बार का, ये जो वकालत का प्रोफेशन है, ये इस लिहाज से यूनिक है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट्स नॉट लाइक दूसरों के अंदर जहाँ पे एकेडमिक आपने करना है या किताबें, यहाँ पे तो किताबें भी, और इवन अदरवाइज अगर आपने किताबें भी पढ़नी, किताबें भी नहीं पढ़ाई जाती, गाइड के ऊपर ही पास हो जाते हैं सारे के सारे दोस्त। सर किताब के हवाले से जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर हम इंडिया देखते हैं, हम अमेरिका देखते हैं, हम इंग्लैंड देखते हैं,
और अगर हमें पाकिस्तान में भी जब पढ़ाया जाता है तो रेफरेंस बुक्स हमें बाहर की दी जाती है, बाहर के राइटिंग में। हमारे अपने लॉयर्स जो सीनियर लॉयर्स हैं दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स शेल्फ। किताबें हैं ही नहीं हमारे पाकिस्तान के अंदर। एग्जैक्टली, तो उनकी तरफ क्यों नहीं रुझान लेके जाया जाता? क्या अगर हर लॉ चैम्बर जो अच्छा लॉ चैम्बर है यंग लॉयर को उधर तक अप्रोच नहीं है, या हमारी रेगुलेटरी बॉडीज जो है पाकिस्तान बार काउंसिल के पंजाब बार काउंसिल, वो इस तरह के इकदाम नहीं कर रही कि हर लॉयर को एक अच्छी जगह एक अच्छी स्पेस मिले जहाँ पे वो लर्न कर सके। जैसे डॉक्टर्स में हाउस जॉब के लिए जाते हैं तो वो हाउस जॉब उन्हें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। इधर हर यंग लॉयर के पास ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन बुक की रसाई हर वकील के पास है। लेकिन पाकिस्तान में अब हमारा कानून इंग्लैंड से डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से कोई रहनुमाया वकालत के नाम से जो है कोई बुक्स हों, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं। मंजूम नज़म के अंदर हमारे एक दोस्त ने मंजूम बनाई किताब, नज़म के फॉर्म में रहनुमाया वकालत किताब लिखी हुई। माइंड करेंगे ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करनी है। देखो फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में ये, पाकिस्तान की तारीख के अंदर आप 3 से ज़्यादा किताबें नहीं गिनवा सकते जो कि ओरिजिनल लिखी गई हों। इंडिया में हफ्ते में दर्जनों किताबें छपती हैं इस लेवल की ओरिजिनल वर्क के जो कि आर आउटस्टैंडिंग। मोर देन 3 वर्क्स आप कह ही नहीं, मुनीर की आप पकड़ लें, फजल करीम साहब की कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ लें, और कोई किताब लिखी ही नहीं गई। नाउ द प्रॉब्लम इज यू हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन इसके लिए। समथिंग आई वर्क ऑन पिछले 6 साल से। मैं बैठ के आपके लिए किताबें तो नहीं लिखने लगा, लेकिन व्हाट वी कैन डू इज इस तरीके से करके बेस्ट पीपल इन द प्रोफेशन एक टॉपिक पे सर्विस पे उसको बुलवाएं, लोगों के सामने रखें, वीडियो कैमरा ऑन करें, वीडियो बनाएं, सर्विस लॉ कैसे करते हैं, लेबर लॉ कैसे करते हैं, रिकॉर्ड करें, अपलोड कर दें, ताकि आपको कम से कम ये तो पता चले कि शुरू कहाँ से करना है। यहाँ पे तो आपको किताबें हेड नोट्स वगैरह की मिल जाती हैं। किताबों की तो ये सोल्यूशन है। अभी बैठ के आपके लिए कोई किताबें नहीं लिखने लगा, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ देयर हैज़ टू बी अ गाइड कॉल्ड वेलकम टू वकालत। पहले आपने 5 साल किस तरीके से आपने बतौर वकील सेटअप अपने आप को करना है। अच्छे चेम्बर्स वगैरह, आप जो अच्छे चेम्बर्स का बीच में कह रहे हो, अच्छे चेम्बर्स ही कई वकीलों के लिए मुसीबत का या नॉन ट्रेनिंग का बायस बनते हैं कि बड़े बड़े बर्गर चेम्बरों में जाके आप वकालत नहीं सीखते, फट्टे से आप नीचे जाएंगे। हमारा माइंडसेट थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब हो गया हुआ है। मेरे चेम्बर में आप आ गए या मेरे वालिद साहब के साथ, आप मलिक कयूम साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने जाके सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए, तो आपने क्या गेन किया? सारी आपको सुप्रीम कोर्ट को रूल्स वगैरह सारे अगर आ भी गए, आपको तो इब्तिदा में सिखाना है वो काम जो कि आप अपने पहले 5 साल में आपकी वकालत में आपको आ सकता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट्स, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बेल कैसे करवाते हैं वगैरह, इस तरीके की चीज़ें। सो वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, आप सारे के सारे जो खास तौर पे बेशुमार जो दोस्त यंगस्टर्स आ रहे हैं वो मिसगाइडेड और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी फ़र्क हैं। वो बड़े चैम्बर में जाना चाहते हैं, वो इमीडिएटली पे होना चाहते हैं, जबकि आपको जाना चाहिए उस चैम्बर में जहाँ पे आप उसको गंदा फट्टे वाला वकील कंसिडर करें, लेकिन उसके पास 22 मुकदमे हैं सिविल कोर्ट के एक दिन में। मेरे पास आके आपने सिविल कोर्ट का एक मुकदमा हफ्ते में किया और आर्बिट्रेशन आपने कानून सीख लिया, तो आपने क्या सीखा? आपको तो अगले 10 साल तक नहीं वो मुकदमे मिलने। तो स्टफ लाइक दैट, ये जो एक्सपेक्टेशन है, और इसलिए कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत है। गाइडेंस काउंसलर होना चाहिए लॉ कॉलेजेस के अंदर भी और बार काउंसिल के अंदर भी आपको रेगुलरली, बल्कि हर मेंबर को कंसल्टेंट आपका होना चाहिए। मैं तो करता हूँ दोस्तों को पर्सनल कैपेसिटी में, वो मेरे से पूछते हैं कि भाई मोहम्मद भाई ये करके, और हमारी ड्यूटी है कि हम आपका CV बनवाएं। हमारी ड्यूटी है कि हम आपको हफ्ते में 1 दिन ऑफिस आवर्स आपके लिए रखें, कमरे में बैठे हों, आप आएँ, आपके जो इश्यूज़ हैं, हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए चेम्बर्स का कि जी आप फ़लाँ जगह पे जाओ, फ़लाँ जगह पे जाओ, आप इब्तिदा में 3 महीने सिविल में लगाओ, 3 महीने फौजदारी में लगाओ, आप सर्विस का अगर आपकी साइड के ऊपर आपको ये लेबर वगैरह का आपने सीखना है, इधर जाओ, ना कि आप सीधे आप बड़े चेम्बर्स की तलाश के अंदर आप सिफारिशें ढूंढते रहो और हम आपकी ज़िद के ऊपर आपको रख भी लें। वो हम आपके साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। जब आपको हम अपने पास अपने चेम्बर के अंदर रख लेते हैं, आप फ्रेश के ग्रेजुएट आ रहे होते हैं, मेरे चेम्बर में अगर आ जाओ, मैं आपको रख लूँ, तो आई बी डूइंग ज़्यादती टू यू, बिकॉज आपको उस नौयत का काम आप सीख नहीं रहे होगे जो आपको सीखने की ज़रूरत है। मोहम्मद अहमद साहब, जिस तरह से आगे अपने लॉ के प्रोफेशन में और आप जिस तरह से आप आए और जिस तरह बाकी लोग, हर किसी का एक अपना तरीक़ाकार होता है, तो आपको लगता है कि एक ही मिल से, एक ही तरीके से सारे जो हैं वो अच्छे लॉयर्स बनते हैं, या हर किसी का वो फट्टे की बात हो रही है या किसी और चैम्बर की बात हो रही है? आपने ये दुरुस्त किया। आज की बैठक बेसिकली फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम्स हैं कहाँ पे और किस तरह बेहतर हो सकती हैं। हम एक दूसरे से इख्तिलाफ राय भी कर सकते हैं, लेकिन शेयर कर रहे हैं कि अपने अपने एक्सपीरियंस से कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। मैं समझता हूँ
कि 50% फेलियर है सिस्टम का, जिसमें पंजाब बार है, कॉलेजेस हैं, तलीमी अदारे हैं, ये है वो है, सारी चीज़ें हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रोफेशन। लेकिन 50% हम में अपना आप है जो हमें झूठी अना ये यहाँ तक ना पूछने वाली ले जाती है, ना कंसल्ट करने वाली ले जाती है। मैं क्यों पूछूं जनाब डॉक्टर साहब से, मैं क्यों पूछूं अहमद भाई से, बल्कि यहाँ तक है एक्सपीरियंस की बातें अहमद भाई भी मुझे सेकंड करेंगे कि कोई अगर रोस्टम पे खड़ा या डायस पे खड़ा कोई मतलब जय साहब की बात नहीं समझ रहा या जय साहब को सही नहीं बता रहा, पीछे से हम जाके उसे गाइड कर दे तो वो माइंड कर जाता है ऐसे तो यार आपने क्या कर दिया, मैं आपसे बड़ा वकील हूँ, अब कौन होते हैं ये जो आ गई है, आप कौन होते हैं, पीछे बैठे आप। ऐसे चंगे भले बंदे को, सीनियर आदमी को, इसीलिए वैक्यूम है। दूसरा वही प्रॉब्लम है जो अहमद भाई ने बताई कि हमारे 90% लोग चैम्बर्स को ज्वाइन नहीं करते, कोशिश करते हैं कि पर्सन को ज्वाइन करें। बड़े नाम 5-10 हैं जो सारे लोगों के टिप्स पे हैं, और आपका भी कोई करीबी अजीज होगा तो आप भी कहेंगे अहमद कयूम के साथ पास भेज दिए, फलां के पास, जो रट्टे 10-20 नाम है जो फ्लोट कर रहे हैं। जब हम चैम्बर्स ज्वाइन कराएंगे कि भले ये अहमद भाई का चैम्बर है, ये राना साहब का चैम्बर है, ये किसी का भी चैम्बर है, फिर जाएं ग्रास रूट लेवल पे जाके सीखने की बात करें, पूछे, ज़बान की गिरा तोड़े। हम तो इतने झूठी ना वाले लोग हैं कि हम तो रास्ता नहीं पूछते कि यार जॉय ऑफ जस्टिस का कहाँ पे बैठते हैं ऊपर के, हम फील कर जाते हैं। ये जब तक हम पूछने वाली बात नहीं करेंगे, ये 50% हमारा फॉल्ट है। फिर जो काउंसलिंग करेंगे हमारे, हमें पता तो हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं, डिग्री भी ले ली, प्रोफेशन में भी एंटर होने लगे हैं, भाई अल्टीमेट गोल क्या है आपका। आप अपनी पर्सनैलिटी में, आप अपनी फैमिली का बैकग्राउंड देखते हुए, आप अपनी इंटरेस्ट देखते हुए किस साइड पे आप वकालत में जाना चाहते हैं। ये कोई हादसाती प्रोफेशन तो नहीं कि मेरे साथ हादसा हुआ, मैंने लाइसेंस ले लिया, अब मैं देखूंगा मेरे साथ क्या कुछ करता है। ये डिलीवर करने का प्रोफेशन है। की बात हो रही थी कि उस्ताद बहुत कम ऐसे हैं जो सिखाते हैं, और सीखने वाले भी, मैं तो ये कहूँगी कि सीखने वाले भी शायद बहुत कम हो गए हैं। मतलब देखने में ये आता है कि जैसे लॉ कॉलेजेस में हम लैट और गैट हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, 40% का तो एक इशू चल रहा है। एक इशू ये भी चल रहा है कि हमने 3 साल जब पास करके एग्ज़ाम दे दिए तो हमारा एक और टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, जो भी रिसेंट एक एहतजाज में चलता है, वो जो पहले हमने बात की है बिल्कुल कि पता नहीं हमारे खिलाफ बड़ा को प्रोपेगेंडा हो गया जी, बल्ले बल्ले पढ़ो जी, रोको जी, ये करो। हमने भी गैट जो है वो, जब मैं अपनी डिग्री ली है और उसके बाद मुझे गैट पास किया, तो बहुत आसान सा टेस्ट है कि बगैर पढ़े भी अगर 3 साल पढ़े हुए, तो अगर आप बगैर पढ़े भी अटेम्प्ट करें तो आप 50% एटलीस्ट पास कर सकते हैं। मैडम निदा, हम यही तो चाहते हैं कि हमने पहले भी नहीं पढ़ा था, आगे क्यों पढ़ रहे हैं। बट जबी भाई देखने में ये आया कि जब हम इंटीमेशन अपनी फॉर्म जमा करवाते हैं तो उसके बाद बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म जमा करा के 6 महीने सो जाते हैं और 6 महीने बाद सिर्फ लाइसेंस पिक करने के लिए आते हैं। जी दुरुस्त है। तो हमें ऐसी गाइडेंस उस्ताद, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह पंजाब बार में ऐसे लोग अब बैठे हुए हैं बार में कि जो इस चीज़ को देख सकें और रिकमेंड कर सकें, जैसे कंसल्टेंसीज की बात हो रही है, तो जो नए लोग आ रहे हैं उन 6 महीने में कंपलसरी कर दें, उनको एक लिस्ट दी जाए कि ये बेहतरीन चैम्बर्स हैं, बेटा चूज एनी वन ऑफ देम। आपके इंटीमेशन फॉर्म पे उनका नाम आप यहाँ पे खुद लिखवाएं। इंटीमेशन का तो सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, अगर लेकिन सर उसको कोई यूटिलाइज नहीं करता। 6 महीने में कोई भी जाके हार्डली मेरा ख्याल है शायद 20-25% लोग होंगे जो चैम्बर ज्वाइन करते हैं, किसी सीनियर को ज्वाइन करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। अदरवाइज तो 6 महीने जाके सो जाते हैं और 6 महीने बाद आके लाइसेंस कहते हैं जी हम वकील बन गए। जो इंटीमेशन के टाइम या एडवोकेट हाई कोर्ट बनने के टाइम जो लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रीरिक्विजिट्स हैं कि आपने नंबर ऑफ केसेस देने, लिस्ट ऑफ केसेस देने कि किसमें आप अपीयर हुए हैं या कौन से आपने केसेस डील किए अपने सीनियर के साथ, वो एक फॉर्मेलिटी बन के क्यों रह गया है। या जो एंट्रेंस के टाइम, लाइसेंस मिलने के टाइम एक इंटरव्यू होता है, वो एक फॉर्मेलिटी बन के क्यों रह गया है कि उन केसेस की, नंबर ऑफ केसेस की स्क्रूटनी क्यों नहीं की जाती कि आया ये बंदा ये इनमें अपेयर हुआ भी है कि नहीं, इसने ये केस डील किए भी है या नहीं किया। क्योंकि आपसे वोट हमने लेने होते हैं दोस्तों ने,
और सच्ची बात तो ये है वगैरह, वो आपके घर जाके आपको हम लाइसेंस हमारे दोस्त ला के दिया करते थे, फाइल उठा के आपके पास आके बेटा ये लो वोट वगैरह हमें दे देना जो आपका महंगा आएगा। और साथ ये भी कहते हैं कि देख लें आपका इंटरव्यू नहीं मैंने आपका होने नहीं दिया, आपका देखिए वो करके आपसे अगर हमने सवाल वगैरह कोई सख्त वगैरह कर दिए तो आप तो नाराज़ हो जाएंगे हमारे से और हमें वोट अंदर जाके नहीं देंगे। अनफॉर्चुनेटली मसला यही है। और इसके अंदर प्रोफेशन वगैरह के अंदर आपको अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। बार पॉलिटिक्स के अंदर बार का उनसर या प्रोफेशनलिज्म वाला उनसर घटता ही जा रहा है। दैट इज़ द फंडामेंटल प्रॉब्लम। इस दफ़ा भी एग्जैक्टली यही सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए इस मामले को काफ़ी सीरियसली टेकअप वगैरह किया था कि बेशुमार दोस्तों को 3,500 वोट बने हुए थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से निकाले गए, उनके टेस्ट ही नहीं हुए थे, उनकी इंटीमेशन नहीं थी, उनकी फाइलें पूरी नहीं थी। यहाँ पे तो आप यहाँ पे तो मामला आती हैं, ये तो एडमिटेड है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, वैसे ही उनको दे दिया और इलीगल थे। अच्छा, मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि लॉ फ्रेटर्निटी है, जितने भी लॉ के कॉलेजेस हैं इस वक्त एग्जिस्टिंग, उनको एक्रेडिटेट किया जाता है कि ये इस काबिल हैं कि ये अपनी तालीम इम्पार्ट करके डिग्री इम्पार्ट करें, क्या ये उस मयार पे हैं? ऐसा कोई सिलसिला है? दिस इज़ माई क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कि जो उससे ग्रेजुएट होते हैं, जो LLB कर लेते हैं, उनकी अगर कोई मेरिट लिस्ट बनाई जाए पूरे पंजाब के लेवल पे और उनका देखा जाए कि ये पूरे जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें इनका कहाँ पे आता है, इनका रेटिंग क्या आई है, और उस हिसाब से फिर जोड़ा जाए कि ये फ़लाँ चैम्बर में चला जाए, ये उधर चैम्बर में चला जाए, और इस तरह से उनको प्लेसमेंट की जाए, इससे कुछ बेहतरी आ सकती है। 2 फैक्टर्स बिल्कुल, आपने मेडिकल वाला ही सिस्टम, आप जो वहाँ पे हाउस जॉब्स और आपका दाखिले वगैरह का वही आप सजेस्ट कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे बेहतरी आई है एक्रेडिटेशन के मामलात के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ और मुख्तलिफ के साथ जिनकी थी, और कई कॉलेजेस बंद भी हुए हैं और बेशुमार सफाई वगैरह हुई है। मगर वंस अगेन सिलेबस का मामला है। हाँ, कॉलेजेस वगैरह फेक और जो जिनके पास नहीं थे छोटे छोटे कमरों में बनाए हुए हैं, मेरे ख्याल में शायद 4 कनाल की इनके रूल्स के अंदर है, 10 कमरे होने चाहिए। इवनिंग क्लासेस आर्ग्यूबली खत्म हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी में है, सीट्स भी एलोकेट वो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा स्टेप लिया। ये अब क्या चेंबर्स के अंदर प्राइवेट चेंबर्स होते हैं, लॉ कॉलेजेस नहीं, और इस तरीके से इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आप रेकमेंड कर सकते हैं कि फलां बंदे को जाओ, बट हाँ मेरिट के अंदर होना चाहिए। आपके नुक्ते को तो मैं आगे ले जाके ये कहूँगा कि हमें कहा जाता है जी यंगस्टर्स आ गए, उनको इसको कहते हैं रोजी रोटी के लिए पैसे नहीं दिए जाते, वजीफा नहीं दिए जाते, हमें हाउस जॉब के मामले के ऊपर ये कुछ इस तरीके से किया जाए। आई थिंक अगर ये सिस्टम में एक्सीलेंस आपने लानी है, यू हैव टू कैप के इस साल सिर्फ 200 ही आएंगे। ये मेरिट है, compete करो, इससे आगे जो चले गए 200 फिर उनका वजीफा भी हो सके। मगर अगर साल में 1000 या 1500 बंदे आ रहे हैं उसके अंदर, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि आप अक्रॉस द बोर्ड ये करें। वो वाला सिलसिला है नहीं। एक आसान सा टेस्ट है, या टेस्ट बड़ा सख्त कर दीजिए, बहुत ईजी है, और टेस्ट होना चाहिए सख्त वगैरह। 2-2 हफ्ते पढ़ के लोग पास कर लेते हैं। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि टेस्ट के बगैर ही हम आपको लाइसेंस दे देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, जिस तरह मैकडॉनल्ड्स में जब नौकरियां मिलती थीं, कोई भी करते थे तो वो कहते थे कि ये जो बेसिक पर आवर रेट है वेजेस का, वो बहुत कम है। तो किसी ने ये कहा कि अगर तो तुमने सारी उम्र इसी रेट पे आगाज़ एंट्री पॉइंट पे चलना है तो फिर तो ये वाकई बहुत कम है। मगर ये तुम्हारे करियर का अगर आगाज़ है और इसको 2 माह में, 3 माह में, 6 माह में, 1 साल में करके तुम अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, अपनी अहलियत बढ़ा सकते हो। क्योंकि मार्केट प्लेस जब किसी को पे करती है तो उसकी सलाहियत, अहलियत और कॉन्टैक्ट्स पे पे करती है। तो क्या एंट्री पॉइंट में अगर इतने मसाइल हैं कि भाई पैसे नहीं मिलते कहीं पे आगाज़ करने में, तो कोई बात नहीं, आगाज़ में नहीं ना मिलते कि सारी उम्र ही नहीं मिलेंगे। मैं इसी बात में ये करना चाहूँगा, बात ये है कि सिस्टम मौजूद है, सिस्टम में चले, किसी हद तक आप उसको 100% इम्प्लीमेंट कर दें तो फिर भी रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि लीकेजेस हैं, मतलब वही बात जो अभी बरान कर रहे थे
कि आपको 20 केसेस की लिस्ट देनी होती है। अगर आप ये कंपलसरी कर देते हैं कि 20 केसेस में उसकी कार्रवाई अदालत में नज़र आनी चाहिए कि उसने केसेस अटेंड किए हैं, उसकी जो फैसला आ रहा है उसके अंदर कहीं चले, फैसला ना भी सही, कम से कम उसकी जो पेशी लिस्ट एक जो चल रही होती है, अदालत की एक जजमेंट शीट चल रही होती है, नज़र आए कि इस बंदे ने ये पार्टिसिपेट किया। मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई 20 केसेस करके यंगस्टर आता है तो वो अगला 21वां केस खुद से हैंडल ना कर सके। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि जो सेशन कोर्ट में बैठे हुए स्टेनो जो फाइल्स बना के सबमिट करने वाले होते हैं वही केसेस उनके पास होते हैं। अगर आप उठा के देखें तो वही लिस्ट होती है जो हर एक के नाम के साथ लगी जा रही होती है। और बीइंग जब मेरे पास कोई पीपल आता है ट्रेनिंग के लिए तो मैं भी ये चीज़ नहीं देखता, मैं भी उसको साइन करके उसको वेरीफाई कर देता हूँ और वो जाके अपनी फाइल सबमिट करके लाइसेंस ले लेता है। इवन के ये तो एंट्री लेवल, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की फाइल्स देखते हैं जब हमें लाइसेंस लेने के लिए 10 साल की स्टैंडिंग के बाद हो जाता है, तो अब ये भी एक ट्रेंड आ गया कि हमारे बहुत सारे दोस्त के साथ खड़े हो गए, यार अपने केस में मेरी हाजिरी लगवा देना, मेरी जजमेंट भी पूरी हो जाएगी। वो 15 जजमेंट्स हम पूरी नहीं कर पा रहे होते। ये लीकेजेस हमें हर बंदे को अपनी जगह पे एहसास करना होगा कि अगर प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, इसमें से ये चीज़ें गलत रोकनी है तो ये चीज़ें सही ट्रू सेंस में इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, कानून मौजूद है, उसको तोड़ने का रास्ता भी हम खुद निकालते हैं। सर आई बिलीव कि सीनियर्स की तो बाद में बात आती है। अगर हम वो 6 महीने इंटीमेशन के पंजाब बार काउंसिल खुद इस चीज़ की जिम्मेदारी ले ले कि ट्रेनिंग्स, ड्राफ्टिंग, इन चीज़ों पे अगर थोड़ा सा काम करें, लेक्चर्स अरेंज करें, उनके टेस्ट अरेंज करें, तो शायद बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैडम निदा, मैं गुजारिश करता हूँ, कुछ तो सीखने को मिलेगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। देखें, हम जो जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं हम इसको करटेल किए हुए हैं कि डिग्री के बाद और लाइसेंस अवार्डिंग के पीरियड को, बिल्कुल, लेकिन मैं इससे पीछे भी जा रहा हूँ। बिल्कुल, आई टोटली। और मैंने पहले भी कहा था कि हमें अगर पावर हो और या पंजाब बार अगर खुद मुख्तार अदारा हो, तो अगर लॉ कॉलेजेस जो हैं उनको तो सीधा जवाबदेह बार काउंसिल को होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो वो स्टफ दे रहे हैं उन्होंने बार काउंसिल को देना है। जो लॉ कॉलेजेस से वकील बनेंगे, वकीलों ने आगे जज बनना या किसी और, बिल्कुल ऐसे इस पर तो हम उनको तो पूछ नहीं रहे। तो अब जो उन्होंने तैयार कर दिया, अब वो हम 6 महीने में किस तरह उसको दुरुस्त कर लेंगे? ऐसे जो नस्लों से बिगड़ा हुआ है या जिसने अपना तलीम ऊपर लेकर अपना कुछ बिगाड़ा ही नहीं, वो समझने को तैयार ही नहीं है। वो समझ रहा है कि बार काउंसिल या 6 महीने का पीरियड भी इसी तरह, जैसे मैं कितने इजी तरीके से कॉलेज को भी थ्रू करके आ गया हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पंजाब बार काउंसिल का या पाकिस्तान बार काउंसिल का उस तरह अमल दखल नहीं है जिस तरह के आज हम डिस्कस कर रहे हैं या होना चाहिए अमली तौर पे। अगर पंजाब बार समझ रही है कि ये 5-6 लाइसेंस अप्लाई हुए हैं और ये फलां ए कॉलेज के हैं, तो इन ए कॉलेज वालों का ये जो हम समझ रहे हैं कि क्राइटेरिया पूरा नहीं, तो उनसे जाके पूछेंगे भाई क्या कहाँ पे आपका स्टाफ है? क्या आपका स्टाफ वो है जो रोज़ अदालतों में काम करता है, या बस वो सोए होते हैं, या आपने भी सोए डिग्री दे दी, या आपने भी वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह 100 सीटें पूरी की, ठप्पा लगाया और भेज दिया? इस किस्म का इख्तियार होना चाहिए बार काउंसिल के पास। अगर कॉलेज ने अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं की तो उसको बंद होना चाहिए। उसको इस तरह डिग्री बांटने का कोई इख्तियार नहीं। पहले बहुत कुछ हो चुका, वो चले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के रूप से, अब वक्त है कि हम करें। आप दोस्तों की, आप साथियों की, आप यानी इस मुआशरे को साथ लेके कि जो कॉलेज इन ट्रू स्पिरिट सही वकील नहीं बना रहा तो उसे पे कहें कि भाई आप कोई और काम कर लें। मूट में देखा गया है कि पहले मतलब बाहर डिफरेंट ममालिक में मूट कॉम्पिटिशन्स और वो चलते थे, और हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड बन गया है कि कॉलेज में भी कुछ मूट इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक स्टूडेंट्स उसके लिए कितने लोग उससे बेनिफिट होते हैं? 5% भी नहीं है और सारे कॉलेजेस कर भी नहीं रहे जाते हैं, जिनकी फिर आर्गुमेंट्स किस तरह करने हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, वो सब चीजें लाइन 6 महीने का पीरियड जो डिस्कस हम कर रहे हैं, इसमें तो सिर्फ हम हल्की सी कांट छांट कर सकते हैं। सर आपको नहीं लगता वो मूट कंपटीशन जो है वो पूरी क्लास में इंपोज होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ ये 5 ईयर प्रोग्राम, एकेडमिक प्रोग्राम जो है डिग्री का ये सेशन, इसमें 5 साल होना चाहिए। और जिस तरह पर्चों की हाजिरी होनी है यानी आपकी तहरीरी तौर पर, उसी तरह ये आपकी ज़बान की भी, आपकी प्रेजेंटेशन की भी, आपके बॉडी लैंग्वेज की, और आप जो हमने जो हिजाब लिया हुआ है, मैं ना पूछूं, मैं क्यों पूछूं, ये हमें तोड़ना चाहिए।
पूछेंगे, बढ़ेंगे आगे, तभी ये सारा सिस्टम बेहतर होगा। मूड्स को आप थोड़ा सा ओवररेट वगैरह कर रहे हो, साल में एक आपने मूड कर लिया तो आप वकील नहीं उसके साथ बन जाते। वंस अगेन जुबान की गिरा खोलने का मसला ये था कि डिबेट्स होने चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास में होनी चाहिए, बोलना चाहिए, बोलने, नुक्ता बनाएं, ट्राई टू मेक अ पॉइंट, ये चीज़ें वगैरह। यहाँ पे वो कोई सिलसिला ही नहीं है, यहाँ पे ये लेक्चर्स वगैरह का इंटरैक्टिव वाला नौयत के ऊपर कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे जो आपको बाहर होता है सिर्फ मूड के साथ, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सोल्यूशन। डिबेट्स करें, शेर व शायरी करें, यहाँ पे भी करें और वकालत के अंदर भी करें, बार एसोसिएशंस के अंदर भी हो, एनीथिंग विच कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स आपके जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस आए लोगों के सामने बोलने का, जज के सामने बोलने का, हर चीज़ यहाँ पे अच्छा है। ड्रामे करवाएं, शेक्सपियर का जो सबसे पहला शेक्सपियर का ड्रामा मिडसमर नाइट्स ड्रीम की सबसे पहली एयरिंग हुई थी ग्रेज इन के अंदर, लिंकन्स इन के साथ का जो था, वहाँ पे ये आर्ट, ये कल्चर, ये बोलने का, बहस करने का, मुबाहिसे का, दूसरे को कन्विंस करने का, ये होना चाहिए। वहाँ पे क्यों ओहदेदारों की सिर्फ तख्तियाँ लगती हैं? यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या लाहौर बार एसोसिएशन में बेस्ट डिबेटर की क्यों नहीं तख्ती लगती? डिविजन्स के आपस में क्यों नहीं मुकाबले होते? आई एम टॉकिंग अबाउट सब्सिक्वेंटली जब आपको लाइसेंस मिल गया, ये जिंदगी, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोफेशन। आपको इम्प्रूव करने का, आपके स्किल्स करने के लिए बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स का ये मकसद है। आपको इन चीज़ों के अंदर से आपको इम्प्रूव वगैरह कराएं। मूड एक दफ़ा स्कूल के अंदर वहाँ पे जाके हो गया, और यहाँ पे तो मूड्स का ही एक तरीका, लम्स में एक मूड यहाँ पे हुआ सर, उसके अंदर ये था, प्रैक्टिकल से इतना हट के उन्होंने ये सेटअप किया कि एक सैयारा है मार्स की तरह का, वहाँ पे एक गवर्नमेंट है जो कि किसी दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा करना चाह रही है और वहाँ पे उनके ऊपर जाके हमला कर देती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके ये बहस होनी। बात तो ये है, आपको सिखाना चाहिए सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे लेना है भाई। कागज का वकालत इज ऑल अबाउट, यहाँ पे मैं फिर ये बता रहा हूँ कि मूड शूट्स वगैरह इतने रेलेवेंट नहीं। कागज कौन सा इस्तेमाल करना है, फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करना है, डबल स्पेस करना है, कितनी कॉपियां साथ लगेंगी, स्टैम्प पेपर कहाँ लगेगा, रक्शे वाले को क्या कहना है कि वाने काफ वो किसको कहते हैं, वाने अदल जाना है, वहां पे कौन से दरवाजा जाके खटकाना है कागजात जमा करवाने के लिए। दिस इज व्हाट वकालत इज, दिस इज व्हाट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। इट्स नॉट अबाउट कि जी आपने वहाँ पे एक आपने कमरा लगा दिया, वहाँ से आपने एक रिटायर्ड जज वो मंगवा लिया या सिटिंग जज बुलवा लिया, उसके सामने कर लिया और सारों ने तालियां, 3-4 जो टीचर के पास वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरफ से आर्ग्यू करवा दिया, दूसरों को दूसरी टाइप पे कर लिया और सर्टिफिकेट्स दे के सारों को खुश होकर बहुत अच्छा हो गया। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। वकालत का मैं फिर ही आपको बता रहा हूँ, इट इज़ रिमूव फ्रॉम रियलिटी। LLB पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर फरसूदा है। VD महाजन की आप किताब पढ़ते हैं जो कि कब की पुरानी है, लॉयड्स की नहीं आप पढ़ते हैं। और सर एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ यहाँ पे, विच वी नॉट टॉक्ड अबाउट, वी ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट कि एज एफ सिस्टम एक ही है। सिस्टम एक नहीं, पाकिस्तान में तीन स्ट्रीम्स आ रही हैं न्यू एंट्रेंट्स की। एक लोकल LLB है, उर्दू में होता है, पढ़ाई लिखाई से वेले, कोई रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन उर्दू में होते हैं जो कि वकालत के लिए ज़रूरी है, वो LLB करके लोकल स्ट्रीम इस तरीके से आती है। दूसरी स्ट्रीम है एक्सटर्नल LLB जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अंग्रेजी के अंदर सारा के सारी डिग्री होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री होती है, वो आपको पढ़ाई लिखाई तो बेशुमार करवा लेते हैं, मेहनत भी आपसे करवा लेते हैं, एसेस भी लिखवाते हैं, इट्स वेरी कम्पिटिटिव, आपका जहन भी खोल देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रह के आप पाकिस्तानी कानून के बारे में अलिफ बे भी नहीं आपको आती, पढ़ाते ही नहीं है। सो व्हेन यू कम इनटू द प्रोफेशन यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट पाकिस्तानी लॉ एंड द बेसिक जो बच्चे को भी चीज़ पता होती है, आपको पता ही नहीं होती। CRPC बेल किस प्रोविजन के तहत होती है, क्या होता है, किस तरीके से पता ही नहीं, तो वो भी मुकम्मल तौर पे यूजलेस डिग्री है। इस तरीके से आधा तीतर आधा बटेर वाला है। और तीसरे मेरे किस्म के होते हैं जो शहजादे बाहर चले जाते हैं, बाहर से डिग्रियां इकट्ठी करके आ जाते हैं, उनको भी पाकिस्तानी कानून के बारे में नहीं पता होता। उनमें से वो जो बाहर इतना इन्वेस्ट करके आते हैं 80% वकालत से ही भाग जाते हैं, या लीगल एडवाइज़र बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में बड़ी बड़ी डिग्रियों के ऊपर लग जाते हैं, लेकिन वकालत करनी आती नहीं। मैंने बीच में फटे से जाके शुरू की, नीचे से 18 किए तो हुआ, लेकिन उसके अंदर फिर ये इशू हुआ कि डिग्री वगैरह में मुझे पाकिस्तानी कानून के बारे में नहीं पता था। फौजदारी में इसलिए नहीं कर सकता, CRPC PPC मैंने पढ़ी नहीं, CPC सिविल वाली साइड के ऊपर हमने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन तो पिकअप कर लिया। ये भी वंस यू स्टार्ट गोइंग इनटू द सिस्टम, ये जो ऊपर से हम चीज़ें सारी की सारी रेकमेंड कर रहे हैं वो तो जनरली कर रहे हैं, बट इन सारी की सारी तीनों स्ट्रीम्स की अपनी अलहदा भी मसले मसाइल हैं।
और इनको भी रेगुलराइज करने की, क्या पाकिस्तान के अंदर एक्सटर्नल प्रोग्राम अलाउ होना चाहिए, पाकिस्तान में रह के आप पाकिस्तानी का कानून अगर नहीं पढ़ रहे, सारे वालदैन को, आप बड़े बड़े अपने वालदैन को कहने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री है, अब जी ये कर दें, इतने ज़्यादा पैसे भी आपको दे देंगे, 3 साल पढ़ने के बाद, 3 का होता है 3 साल के पढ़ने के बाद आप नेले होते हैं, पता ही नहीं आता। मगर हम इस सिस्टम के लिए फिट रहते हैं या फिर नहीं फिट रहते? सर आपने जब की ही नहीं पाकिस्तान की डिग्री ही नहीं की, आप रट्टा लगा के वो 50% मार्क्स लेके तो आप पास हो जाएंगे। और वो अगर आप प्रिविलेज क्लास बन गए हैं तो आप क्या वो मेन जैसा असल में कानून जैसा यहाँ पे राहदारियों में और जैसे कानून प्रैक्टिस होता है और जहाँ पे लोग जैसे साइल आते हैं, क्या उनके लिए हम इक्विप्ड होते हैं? नहीं सर, एडवोकेट सुप्रीम, मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा ही नहीं हुआ यार। सूट फॉर रिकवरी जमा करवाना था और सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन बना के जमा करवा दिया, जहाँ पे मनी इज एडिक्वेट कॉम्पनसेशन, और लाखों रुपए फीस वगैरह लेके बैरिस्टर था बंदा, और उसको इतनी बेसिक चीजें जो कि यहाँ पे लोकल डिग्री वाला होता है वो आराम से आपको चित कर सकता है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ ये हमारा सिस्टम, किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं। अंग्रेजी आपकी अच्छी हो जाती है एक्सटर्नल प्रोग्राम के अंदर, आपके स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, आपसे बेशुमार किताबें पढ़ाई जाती हैं, आप बेहतर होते हैं, बट अगर नॉलेज सेट नहीं है, दोनों को मर्ज करने के लिए एक्सटर्नल प्रोग्राम के लिए एक कन्वर्जन कोर्स होना चाहिए, यहाँ पे 6 महीने करवाएं उनको पाकिस्तानी का कोर्स लाजमी, जो बाहर से डिग्रियां वगैरह करके आ रहे हैं, ये सारे के सारे। और रही बात जो लोकल वाले हैं, उनको ट्रेनिंग में, किताबें पढ़ने में उनको बहुत कंपेटिटिव, उनको दबा कर रगड़ा दें ताकि दे आर फिट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, अदरवाइज द सिस्टम इज नॉट गोइंग टू वर्क। अच्छा, ये जो आपने जो सारी बातें की हैं और नागर साहब ने की हैं, तो पंजाब बार काउंसिल का अगर कोई ज़ैली इदारा या कोई जो उसके अफराद हैं जो उनके चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो बनते हैं, उनके साथ उनकी जहनी हम आहंगी भी हो, सब जो बैठे हुए हैं सबका एक ही तरफ जहन भी चलता हो, और जो इस तरह की बात के भी सब एक ही जो है वज़ा कर दिया जाए कानून, और उसमें से सब सही पढ़ के निकलें, और वोट मांगने का डर खौफ भी ना हो कि अगर आज हमने इनके ऊपर कोई चीज़ पहरे बिठाए या कोई इनको सही करने के लिए किया तो हमें कल को वोट नहीं मिलेंगे। इससे कोई आज़ादी हासिल हो के अब मौजूदा पंजाब बार काउंसिल के लोग ऐसा कुछ कर नहीं सकते? तो मेरा ज़मीन से थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ है। सियासी चीज़ वगैरह अपनी साइड के ऊपर सियासत जो करते हैं वो होते रहे, हमने अपना हिस्सा करना है। तो मैंने ये वाला इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ा था, और 6 साल से पहले मैं ये ऑलरेडी कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ज़्यादातर जानते होंगे, मेरा आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे सारे का सारा, पिछले 6 साल से मैं लगातार वकालत प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, क्या फॉर्म भरते हैं, रेट कैसे करते हैं, रेट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, किधर जमा करवाते हैं, आई बीन वर्किंग ऑन दिस। ओनली प्रॉब्लम मुझे इस ओहदे की सिर्फ लालच वगैरह ये थी, मुझे कमेटी मिलती है नहीं मिलती वो अल्लाह जाने, देखी जाएगी डाउन द लाइन। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने अपना ये करना है, और मेंबर बार काउंसिल की कैपेसिटी के अंदर पूरे पंजाब में हमारे से भी बेहतर लेवल के ऊपर बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। गुजरांवाले में सलीम याकूब साहब हैं, CPC के ऊपर चकवाल के अंदर उन्होंने पूरे के पूरे लेक्चर्स वगैरह सारे कर डाले, उनको बार काउंसिल की छतरी में लाना है। ये कमेटियां बनती हैं नहीं होती वगैरह वगैरह, उसके अंदर इट्स डजंट पर्टिकुलरली मैटर टू मी इन सो फार एज आई एम कंसर्न, मैंने तो करना है। मेंबर बार काउंसिल में बन गया, मेंबर बार काउंसिल करके मैंने हर बंदे को खत लिखना है, यार तुम बताओ तुम्हारा भी इसके ऊपर कर लेंगे, इसका भी ये कर लेंगे, इनको खींच के लाना है। बेहतर है अगर प्लेटफॉर्म वगैरह अगर मिल गया, कमेटीज वगैरह के ऊपर हो गया, बट आई डोंट थिंक इट्स दैट बैड। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्या कर रहे हैं अपने जाती लेवल के ऊपर, और वो मुकम्मल तौर के ऊपर आई एम गोइंग टू बी डूइंग इट, और मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, और मैं करूँगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपका सवाल, और फिर एक लास्ट राउंड करेंगे हम, एक छोटी सी ब्रेक। मेरे पास जो पेशेंट आती हैं ख़ासतौर पे ख़वातीन, उसमें अक्सरियत के हाथ सुन हो रहे होते हैं और पैर सुन हो रहे होते हैं। हाथ सुन होना, पैर सुन होना, इनिशियली जब थोड़ा सा मैं जब ना तजर्बाकार था तो इसमें मैं उसको बड़ी फिज़िकली चीज़ों को उसको मैं देखता था कि वाकई ये क्या हो रहा है, न्यूरोपैथी हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको डिटेल में देखा और उसको यूँ उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता गया तो ये पता लगा कि ये एंग्जाइटी की किस्म होती है। ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन जो आपको, मैं तो आंखें बंद करके बता देता हूँ कि आपको एंग्जाइटी है, और हाथ पाँव सुन होने, हाथ पाँव जलने, और ये पट्टे खिंचे हुए हैं, गर्दन के पट्टे खिंचे, और सर में यहाँ सुन हो रहा है। ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और ये इसके पीछे जो एक ब्रॉड टर्म में के साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, नफ्सियाती वजूहात होती हैं, क्योंकि पेशेंट उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता,
ये तो आपको नहीं आके कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बहुत टेंशन है, ये एंग्जाइटी है। तो फिजिकली फॉर्म के अंदर वो चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं, जो फिजिकली फॉर्म में होती हैं हर बंदे की सिम्टम्स मुख्तलिफ, लेकिन ये जो सिम्टम है बहुत कॉमन है, हाथ पाँव सुन्न होना, आंखें बंद करके कह दें कि ये एंग्जाइटी है। लेकिन जेन्युइनली जो डायबिटिक पेशेंट है अगर उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो उसके अंदर न्यूरोपैथी बड़ी कॉमन चीज़ है। न्यूरोपैथी के मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। न्यूरोपैथी में सादा लफ्ज़ में बता दूं, यानी जो नर्व्स जो हमारी हैं वो शुगर ख़राब रहने से वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी मुख्तलिफ सुन होना और शदीद दर्द होना, और बाज़ औक़ात जिसको में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप पाँव पे अगर कोई चादर भी रखे या हाथ भी लगाए तो उसको पेन होती है। इसको मेलोडेनिया कहते हैं, यानी नॉन पेनफुल स्टिमुलस से पेन का फील होना। यानी अगर किसी के जो कॉटन की चादर भी पाँव पे रख दी या किसी ने हाथ भी लगा दी, ये पेन तो नहीं करता नॉर्मल, अगर ये पेन उसको फील हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये अल्टर्ड सेंसेशन है, इसका मतलब वो न्यूरोपैथी का शिकार है। और इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये इसके पाँव बिल्कुल बेहिस हो गए हैं, सुन हो गए हैं, यानी इस तरह सुन हो गए हैं कि अगर उस पर हम कोई पत्थर, कंकर, कील लग भी जाए उनको नहीं पता चलता, तो ये वो हाई रिस्क फुट बन जाता है। तो नमनेस होना एक है कि पाँव के अंदर हो रही है, इसका मतलब हमें अपने शुगर कंट्रोल को देखना पड़ेगा, रिव्यू। वेलकम बैक। ज़बीउल्लाह नागर साहब हैं, अहमद क़य्यूम साहब हैं, और आप लोग सवाल कर सकते हैं। मेरे जहन में तो ये आ रही थी बात कि MUNs जो है मॉडल यूनाइटेड नेशन पे लोग आपस में बात करते हैं, फिर उसके बाद कोई ड्राफ्टिंग और ये फिर उसमें जो प्लीडिंग द केस इन फ्रंट ऑफ द जज, ये सारी चीज़ें अगर यही हैं और उसकी बैकग्राउंड होनी चाहिए आपकी, जो जितने भी आपके इस वक्त कानून का सिस्टम है, तो इन सब चीज़ों को लेके जब आप कोहेरेंटली इसको लेके चलेंगे तब बात बनेगी। अगर आपके सवाल क्या है? सर मेरे जो क्वेश्चन है वो रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड है कि हम सबसे पहले तो तयन नहीं कर पा रहे कि प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी लॉ कॉलेजेस के हवाले से कौन सी, HEC रेगुलेट करेगा, पाकिस्तान बार काउंसिल रेगुलेट करेगा, या पंजाब बार काउंसिल रेगुलेट करेगा। और जब लॉयर्स बाहर आ जाते हैं, पढ़ के बाहर आ जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही लिखा गया कि आपने जो 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी या आपने जो लाइसेंस लेने से पहले जो 6 महीने का पीरियड गुजारना है, तो बार काउंसिल, रेलिवेंट बार काउंसिल रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग करवाने के लिए। तो इस तरह का कोई जो है ना इक़दाम नज़र नहीं आते। सेकेंडली, जैसे आपने बताया कि आप जो हैं वो लेक्चर्स अरेंज कर रहे हैं, मैंने खुद उन लेक्चर से बहुत सीखा, बहुत जो है यूटिलाइज़ किया उन इंफॉर्मेशन को। लेकिन सिर्फ क्या पंजाब बार काउंसिल का ये रोल नहीं बनता कि वो तमाम जो सबऑर्डिनेट बार्स हैं या रेलिवेंट बार्स हैं अपने उनको हदायत जारी करें इस हवाले से कि वो साल के अंदर इतने नंबर्स ऑफ लेक्चर्स ज़रूर अरेंज करवाएंगे जिससे सिर्फ यंग लॉयर्स नहीं, तमाम लॉयर्स को जो है वो इस्तेफादा हासिल होगा। अच्छा, एक बात इससे पहले कि आप जवाब दें, पंजाब बार काउंसिल ऐसा कोई वर्चुअल लेक्चर्स का सिलसिला अपनी को वेबसाइट पे क्यों नहीं अरेंज कर सकती जिसको कोई भी एक्सेस करके उनसे फ़ायदा ले सके? उन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया, खाली कमरा है, जाते जाते 5 साल के ऊपर अब करके, अब हमें अगर मौका मिला उस कमरे के अंदर घुसने के लिए तो इंशाल्लाह करेंगे ये सारे का सारा। अब देखिए, करने की बेशुमार ज़रूरत है, नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि इसके अंदर टाइम लगता है और एफर्ट लगता है। कैमरा भी मैंने चूँकि करवाए 6 साल से कर रहा, कैमरा भी आपने खुद ही रिकॉर्ड के ऊपर दबाना होता है, पानी की बोतल भी अपनी जेब से आपने मंगवा के खुद करनी होती है। यू हैव टू इंश्योर कि जिस बंदे को आपने बुलवाया हुआ है, लाहौर बार में लेक्चर्स करवाता तो 5 अगर बंदे बैठे हुए और मैंने किसी रिटायर्ड जज को बुलवाया हुआ तो मेरे लिए भी एम्बैरेसिंग है, फिर सारी खुद चीज़ें ही बैठ के करनी पड़ती। यूट्यूब के ऊपर तो हर बंदा आ जाता है और बेशुमार फॉलोइंग है, हज़ारों की तादाद के अंदर बड़ी तारीफ़ें करते हैं सारी की सारी, बट उस साइड से भी थोड़ा सा है। अगर कोई मुझे मेरी नेक नामी वगैरह हुई है या अगर कोई पॉजिटिव चीज़ वगैरह मेरे बारे में कोई दोस्त कहते हैं, वो प्रॉबली इन्हीं वजह से, बिकॉज दिस इज़ समथिंग आई हैव ट्राइड। बार, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, बार एसोसिएशंस के लिए ये होना चाहिए। मेरे जहन के अंदर तो ये है कि वो रूल्स के अंदर, रेगुलेशन में होना चाहिए कि साल के अंदर दिखाएं आप हर बार एसोसिएशन के उन्होंने 5 लेक्चर्स करवाएं, अदरवाइज आपकी रिकग्निशन सस्पेंड हो जाएगी, या आपको कोई अगर फंड्स वगैरह मिलने हैं वो रुक जाएंगे, या कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। आप ये करें, इंट्रोड्यूस करवाएं, आई एम श्योर दर्जनों इसमें चीज़ें वगैरह की जा सकती हैं। सर, आपने लॉ फर्म्स के हवाले से बात की थी, लॉ फर्म्स के हवाले से ये कि मतलब कि हम रिकमेंड कर सकते हैं किसी को, लेकिन इंडोर्स नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि ज्वाइन करें।
हर शोबा तालीम के अंदर जॉब फेयर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अभी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो साथ ही जॉब फेयर्स लगते हैं और वो हायरिंग करके चले जाते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, जॉब्स ऑफर होती हैं। लॉ के फील्ड के अंदर इस तरह का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ नहीं नज़र आता। सेकेंडली रूल्स मौजूद हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के रूल्स मौजूद हैं कि जितनी लॉ फर्म्स हैं वो रजिस्टर होंगी रेलिवेंट बार कौंसिल के साथ। इस तरह क्या पंजाब बार कौंसिल में अभी आप लोग आए हैं तो क्या लॉ फर्म्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और क्या लॉ फर्म्स को रेगुलेट कर रही है पंजाब बार कौंसिल? हम तो सिर्फ इंडिविजुअलिटी में जा रहे हैं कि इंडिविजुअल लॉयर्स को जो है रेगुलेट करती है बार कौंसिल, क्या लॉ फर्म्स को भी रेगुलेट कर रही हैं? और अगर रेगुलेट करेंगी तो क्या ये जो रिकमेंड करने वाला प्रोसीजर है ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो जाएगा? भाई बात ये है कि अमली तौर पर मैं शायद अपनी एंड पे कुछ कोशिश कर रहा हूँ बेहतरी के लिए, गाइडेंस के लिए, एजुकेशन के लिए। अहमद भाई अपने एंड पे कुछ कर रहे हो, मुमकिन है हम दोनों से आप बेहतर तालीम भी दे रहे हो, तरबियत भी दे रहे हो, तो ये हमारी ज़ात की हद तक है। हम चाहते हैं कि अदारा चले, ये काम जो आप में के माइंड में है, मेरे में है, निदा के, सारे लोगों के है, ये अदारा लेके चले। अदारे को करना चाहिए ये सारा काम कि अदारा निकले, अदारा इस किस्म के रूल्स बनाए। जो आपने बात की है बदकिस्मती है वो भाई, हमारी बार एसोसिएशंस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, लॉ फर्म्स तो दूर की बात। अभी बार एसोसिएशंस का जो स्टेटस है वो हमें लीगली देखना पड़ेगा कि यार ये तो सिर्फ रवायती चल रही हैं, रेकोजिशन से चल रही हैं, सिर्फ वो एक स्टैचूट है हमारा जो जिससे हम मेंबर बने हैं और ये सारा सिस्टम चल रहा है। पंजाब बार कौंसिल या इससे भी पीछे आप गुफ्तगू कर लें, बेसिक लॉयर्स हैं क्या, वकालत है क्या? एक बाहर बंदा बैठा है जिसके पास 200 कागज़ है और 200 मिनट की गुफ्तगू है, उन दोनों चीज़ों को हमने समअप करके बतौर जज आप बैठे तो आपको एक कागज़ और 1 मिनट की गुफ्तगू के तौर पर उसका सारा सालों का, महीनों का मुद्दा हमें बयान करना है अच्छे तरीके से, कंपोज और ऑनरेबल तरीके से। ये करने के लिए भी हमें कभी लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ रहा है, कभी हमारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ तक आपका प्रॉब्लम है, जो आपने डिस्कस किया प्रॉब्लम कि रजिस्टर्ड नहीं है, मैं समझता हूँ सच्ची बात है, कन्फेशन कर रहा हूँ, अभी तक ना कॉलेजेस पंजाब बार की बालादस्ती को मानने के लिए तैयार हैं, ना हम, ना ये लॉ फर्म्स के ओनर्स, बल्कि पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 90% बार काउंसिल्स को, बार काउंसिल का वजूद, बार काउंसिल का अमल दखल मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देखेंगे ये रेशो क्या है वोट डालने की, आप इसी से असेसमेंट लगा लें। अगर हम 5000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं लाहौर में, उसमें से 1000 डालने आ रहा है, 4000 का क्या मतलब है? वो इस सिस्टम को मान ही नहीं रहे, वो बार काउंसिल को मान नहीं रहे, वो अपने ही रेगुलेटरी बॉडी को मान नहीं रहे। तो भाई हम तो चाहते हैं कि बजाय दूसरे अदारों के सामने ये रजिस्टर्ड हों लॉ फर्म्स, वो होती रहे। पंजाब बार काउंसिल के सामने चैम्बर्स को भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, पंजाब बार काउंसिल के रजिस्टर में ये रिफ्लेक्ट होने चाहिए कि कौन से चैम्बर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, फर्म्स रजिस्टर्ड होने चाहिए पंजाब बार काउंसिल के। और इसी तरह लॉ कॉलेजेस हैं वो भी अंडर कमांड एंड कंट्रोल बार काउंसिल्स होने चाहिए। बार काउंसिल्स ना उनको उस तरह पावर इस्तेमाल करें, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि यार ये मेरे तालीम बेहतर करें, ये सिस्टम बेहतर करें, ये सिस्टम बेहतर करें, ये रिक्वायरमेंट आपकी फ्रेम की हुई है। HEC ने क्या करना है? HEC प्रैक्टिस करता है आके यहाँ पे, HEC ने जज बनना है। यूनिवर्सिटीज के VC ने क्या करना है? बना तो वो ला, तो फिर क्यों ना जो इनको हमने कोई चीज़ मंगवानी हो तो हम ऑर्डर करते हैं उनसे, भाई ये इस स्पेसिमन की चीज़, ये फलां हमें रिक्वायरमेंट है, ये हमें दे। तो क्यों हम बार काउंसिल्स क्यों नहीं लॉ कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज़ को कह सकती कि हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये दे? लिहाजा गुफ्तगू लंबी हो गई, दुरुस्त कहा आपने कि लॉ फर्म्स, चैम्बर्स और जो भी लोग वकालत कर रहे हैं उनको पंजाब बार काउंसिल में, पाकिस्तान बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। साद आपका सवाल फिर रह जाएगा जी सर। मेरे इस तरह आपने शुरू में बात की कि जब एक फ़ॉरेन डिग्री का आपने बताया कि LLB एक्सटर्नल हो रहा है, LLB इंटरनल हो रहा है। LLB एक्सटर्नल वालों को इशू आ रहा है, वो बाहर आते हैं जैसे ग्रेजुएट होके तो उनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, और जो LLB इंटरनल वाले अगर आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर, सबको नहीं, कुछ इशू उन्हें भी आ जाता है।
ये तो हो गया। फिर आपने एक और बात भी की कि लॉ गैट के हवाले से कि लाइसेंस लोग निकलते आ रहे हैं, ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, तो लॉ गैट एक होना चाहिए। जिस तरह मिस ने कहा कि जी वो तो बहुत आसान टेस्ट, इंटरनल वालों के लिए बहुत आसान है। एक्सटर्नल वाले जो पढ़ के ही नहीं आए उनको तो बिल्कुल नहीं आइडिया कि उन्हें 50 नंबर भी किस तरह लेने, वो रट्टा मारेंगे और वो क्लियर कर लेंगे, आएगा उन्हें फिर भी नहीं, तो वो चेक तो वहाँ भी क्रिएट ना हुआ उनको लाइसेंस देने के लिए कि आया वो उसके स्टैंडर्ड पे फॉल करते हैं कि नहीं। फिर एक और चीज़ है कि इंटरनल डिग्री एक्सटर्नल डिग्री वालों के लिए 2 टेस्ट हैं, एक सी लॉ है और एक लॉ गैट, कि वो पहले सी लॉ क्लियर करेंगे जो कि इक्विवेलेंस टेस्ट है, फिर वो लॉ गैट देंगे। अच्छा, दोनों टेस्ट का सिलेबस सेम, जो 5 उन्होंने अपने लॉ गैट में सवाल उन्होंने 5 टॉपिक्स रख के पूछे गए हैं, वही 5 सी लॉ में पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे फिर कोई चेक नहीं है। तो कानून तो एक ही है यार, बेसिक कानून तो सिलेबस तो दोनों जगह पे कॉमन ही होगा, लेकिन वो 2 सवाल जो मतलब 2 टेस्ट लेने का क्या तो वो अभी तक वो नहीं पता चला कि पंजाब बार वो 2 टेस्ट क्यों ले लिया, इसी से करवा लिया कि एक आप सी लॉ का टेस्ट भी दें और एक आप लॉ गैट भी दें और दोनों टेस्ट सेम है। उसको ज़्यादा जो सी लॉ वाला होना चाहिए उसको और ज़्यादा थरो होना चाहिए एक्सटर्नल के लिए, ताकि आपका चेक किया जाए कि आप क्राइटेरिया के ऊपर और आपको तमाम पाक स्पेसिफिकली फैक्ट जैसे आपको बाकी सारे के सारे कवानीन के बारे में पता है कि नहीं, और एक जनरल वाला टेस्ट भी जो आप बाकियों के साथ है उनको बल्कि इंटरचेंजेबल ही होना चाहिए अगर आपका थरो हो। MCQs हैं बहुत इजी से, उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया और उसकी थोड़ी सी चैलेंजिंग उसको रखा जाए तो आई एग्री विद यू, उसको बहुत ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है जी। बट 2-3 चीज़ें और भी अप्रिशिएट इसके अंदर कीजिए कि सारे के सारे हम लाहौर के वकील बनाने के लिए यहाँ पे हम नहीं बैठे हुए, यहाँ पे हमने उसको कहते हैं बैरिस्टर्स और ये वो सारे करने के लिए वकील ने मुफस्सल में भी काम करना है, वहाँ के भी वकीलों को हमने लाइसेंस करना है जी। अब आपकी रिक्वायरमेंट से जब मैं ये बात करता हूँ जो बड़ा सख्त होना चाहिए ये चीज़ें वगैरह, नॉलेज बेस्ड वगैरह उसके लिए होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि भक्कर में भी वकील की ज़रूरत है। ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स तो हम बड़ी खुशी से इसको कह देते हैं जी प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स नहीं, ये आम बंदे के साथ ये डील करने के लिए होता है और हर बंदे का मुकम्मल हक है कि अगर आप एक रिक्वायरमेंट पूरी मुकम्मल तौर के ऊपर कर लें तो होगा। सो इट्स अ डबल एज सॉर्ड, ये जो मैं आपको मुश्किल करने वाली बात कर रहा हूँ, नॉलेज बेस्ड ये थरो होना चाहिए जी। हर अंदाज से आपको चेक वगैरह करना चाहिए और उस दैट इज़ प्रोबेबली व्हाट इज़ मोर अप्रोप्रिएट इसके अंदर। और नए एंट्रेंट्स और लाइसेंसेस वगैरह, बिकॉज एक तरफ तो मुझे अपने भी मेरे जहन में एक तरफ मैं कहता हूँ 200 बंदों के लिए कैप लगा दिया जाए, मगर व्हाट अबाउट द पर्सन हु हैज टू बी अ लॉयर इन भक्कर, या जिसने वहाँ पे जाके करना है वो किस तरीके से करें कि आप लोकल लेवल्स के ऊपर आप वहाँ पे अप्रोप्रिएट करने के लिए आप जोन्स बना लें, वो किस तरीके से ये करना है। दिस इज इट्स नॉट एन ईजी आंसर, बट बात यह है कि इस स्टफ से तो बेहतर आपने करना ही करना है और आपने कम से कम ये तो आपने जज करना ही है कि बंदे के अंदर स्किल सेट्स हैं अच्छे वकील बनने के कि नहीं। और मैं फिर ये कह रहा हूँ इट हैज़ टू बी अबाउट स्किल सेट, नॉलेज वगैरह रट्टा वगैरह बेसिक चीज़ें थोड़ी सी होनी चाहिए कि CPC CRPC PPC ये जो बेसिकली है, और वो ख़ास तौर पे आपके एक्सटर्नल प्रोग्राम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपेल करना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि अदरवाइज उन्होंने नहीं पढ़ना। बिल्कुल। अहमद कयूम साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं और पंजाब बार काउंसिल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने लॉ भी सारी उम्र प्रैक्टिस की है और आप सारे इसके शोबों को जानते हैं, तो ओवरव्यू ले करके कि कौन सा किस शोबे में जाना चाहता है, कोई कहाँ प्रैक्टिस करना चाहता है, दूसरे जो छोटे शहर हैं कस्बे हैं वहाँ पे जो लॉयर्स हैं उनके लिए एक अलग चैनल बना दिया जाए जो तो इस तरह की अगर सेग्रीगेशन कर दी जाए और चैनलाइज कर दिया जाए तो आपके पास अच्छे लॉयर्स भी बन सकते हैं। चैनलाइज का आई डोंट नो किस हद तक ये प्रैक्टिकल है, दिस इज समथिंग आई हैव थॉट अबाउट। देखिए बंदा तो वहाँ पे जाके वकालत करता है या वकालत जहाँ पे उसको काम मिलता है। चंद दोस्त आते हैं लाहौर से, भक्कर से इधर लाहौर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत काम सीख के, फराद अली शाह का अपना अदील शीना, वो ही वेंट बैक टू भक्कर। आई वाज थिंकिंग कि यार यहाँ पे अच्छा खासा चैम्बर चल रहा था, मेंबर बार काउंसिल को उधर छोड़ के क्या वहाँ पे इज डूइंग वेरी वेल। की थिंग इज आपको काम कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, कहाँ पे आपके जानने वाले हैं। आप लाहौर में रह लें सारी उम्र, आप यहाँ पे काम कर लें, आपको कोई जानता ही नहीं, आप मुफस्सिल से आए हैं, ये भी क्वेश्चन होता है इसके अंदर कहाँ जाना है। तो आई डोंट नो किस हद तक ये प्रैक्टिकल वगैरह होगा। ऑल आई एम सेइंग इज राइट नाउ पहली प्रायोरिटी दाखला भी बेशक आप बाद में चेक वगैरह करते रहें, सबसे पहले आपने लोगों को मटेरियल्स अवेलेबल करने के अच्छे वकील कैसे बनते हैं। ये भी ज्यादती होगी कि मैं बड़ा टेस्ट सख्त कर दूं और लॉ कॉलेजेस उनको तैयारी ना करवा सकें। सर आई बिलीव अभी 40% मुकम्मल तौर पर वो कहते थे हाथ काटना एक उस जमाने में जब
कहत का वक्त होता है वगैरह वो कम कर देते हैं। फर्स्ट यू हैव टू कैपेसिटी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, या कम से कम आप मटेरियल्स करें। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है टू शो टू पीपल कि वकालत करते कैसे हैं, उसका मटेरियल्स अवेलेबल करें, कॉलेजेस के अंदर करें, फिर सेकंड स्टेज के ऊपर जाके देन मेक इट टफर। इंक्रीमेंटली आप करते जाएं, आप अलाउ करते जाएं। अभी जाके मुकम्मल तौर के ऊपर अगर मैं लॉर्ड्स या बर्गरी वकील मैंने सारे के सारे 200 अलाउ कर दिए तो ये भी बहुत बड़ी ज्यादती होगी, बिकॉज ये बहुत अवामी चीज़ है। वकालत का हुस्न और आर्ट ही और ये चीज़ ही ये है कि अवाम के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। और आई एम नॉट हेयर टू एक्चुअली, चंद मुझ दोस्त मुझे भी बर्गर कहेंगे, मैं अपनी क्लास के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हुआ। आई एम वेरी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि दूसरों की भी मदद करने की, हर नौयत के लोगों को यहाँ पे अलाउ करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आई एम नॉट वेरी क्लियर, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनकी ट्रेनिंग और उनकी सहूलत के लिए भी फैसिलिटीज़, जॉब प्लेसमेंट कैसे करते हैं उनको सिखाया जाए, फिर उसके बाद जाके थोड़ी सी सख्ती वगैरह करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर इजाज़त दीजिए, क्योंकि अहमद साहब जो हैं वो एम्फोसिस कर रहे हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर कि हाउ टू मेक अ गुड लॉयर जब आप एकेडमिक से आते हैं। लेकिन सर मेरा एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो एकेडमिक से ही रिलेटेड है, वो है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रेफरेंस दी जाती है कि बाहर के मुल्क में जाएँ, बैरून मुल्क से हम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह का कोई इदारा नहीं है जहाँ से क्रेडिबल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, और अगर कोई है तो वहाँ पे जो हालात हैं, तालीम का जो मेयार है, स्पेशलाइजेशन उस तरह से नहीं है, और जो तालीम का मेयार है वो बहुत ही डाउन है, और कोई टाइम का तयन भी नहीं किया गया कि ये साल का कोर्स होगा, 2 साल का कोर्स होगा, और अगर 2 साल का कोर्स होगा तो 2 साल में मिलेगा भी सही। फिर सिटिंग जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, वो इनकी जो एकेडमिक कमेटी होती है उसका हिस्सा बने होते हैं, जो कि टाइम नहीं देते मीटिंग्स के लिए। एक तो सर मेरा ये है कि पंजाब बार काउंसिल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के हवाले से क्या रोल है। सेकेंडली कि हर जगह पे हमने बैरून मुल्क में देखा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो उनकी हाईएस्ट कोर्ट्स हैं, उनके जो फैसले हैं उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस होता है। क्या पाकिस्तान में इस चीज़ को हमारी जो लीगल एजुकेशन है, चाहे इनिशियल लेवल पे चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, इस चीज़ को कंपलसरी नहीं बनाना चाहिए कि जितने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन है उसका क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए? देखिए, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, टाइम बहुत कम है। जजमेंट्स जो भी रिपोर्ट होती हैं और बुक्स की सूरत में आ जाती हैं, अब एक तो हम भी उसको डिस्कस करते हैं बतौर लॉयर्स, दूसरा कोर्ट्स खुद भी उसको क्रिटिकल एनालाइज कर लेती हैं। कोई हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप कर लिया, तो ये तो कोई ऐसा कोई बात नहीं है। वो हम टू सम एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए गुफ्तगू कर सकते हैं। कोई हम वो अल्लाह माफ़ करे को बहुत बड़ा जुर्म नहीं कर रहे। एक फ़ैसला इंसानी हाथ का लिखा हुआ है, इंसान ने एक ने ड्राफ्ट किया है, अगरचे वो जज हैं लेकिन वो गुफ्तगू उस पर की जा सकती है। तो कहीं भी मेरा नहीं ख्याल हमारे मुल्क में कोई कदगन है कि आप नहीं उसको डिस्कस कर सकते। जब डिस्कस कर लेते हैं तो वो आपका डिस्कस करना ही क्रिटिकल एनालाइज है, उसको करना। दूसरी जो बात कह रहे हैं आप, वो टू सम एक्सटेंट है कि जो बाहर से लोग आते हैं स्ट्रेट वे कहते हैं जी हमें हाई कोर्ट की प्रैक्टिस और 2 साल का जो पीरियड है वो हमें एग्जाम्प्ट कर दिया जाए। इस वेरी पर्टिकुलर केस में, इस जैसे केसेस में हाई कोर्ट के वो जजेस साथ हमारे बैठ के इंटरव्यू करते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मली अप्लाई करते हैं, जब आप 2 साल की एग्जाम्पशन लेते हैं तब ये सूरत अराइज होती है। अगर 2 साल की एग्जाम्पशन नहीं लेते, आप कहते हैं ठीक है मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, रेगुलर सिस्टम में अपना मैं लाइसेंस डालता हूँ, तो कोई हाई कोर्ट का जज इंटरफेयर नहीं करता। आप तो इंटरफेयर करवाते हैं तो वो कर लेते हैं। तो बल्कि जबी की बात को आगे ले जाके मेरे ऊपर उस वक्त तो मैं बहुत बिलका था और बहुत चीखा था। हमारे एक चीफ जस्टिस साहब थे, खुद बैरिस्टर थे, बैरिस्टर्स को 2 साल नहीं अलाउ करते थे। तो मैं उस टाइम के ऊपर बड़ा चीखा कि यार ये क्या जाती है, मुझे एडवोकेट हाई कोर्ट मेरे ख्याल में। लेकिन अगर ज़िंदगी में मेरे ऊपर कोई किसी ने कोई एहसान किया, वो बहुत बड़ा एहसान है, बिकॉज़ मैंने रगड़ा जितना खाया, मैं भी मुकम्मल तौर के ऊपर वेला वकील होता अगर मैंने वहाँ पे नीचे सिविल कोर्ट में 18 मुकदमे ना किया। सो जो चीज़ मैं खुद गुजर चुका हूँ, जिससे किया हुआ है, उसके बारे में जो जबी कह रहे हैं मुकम्मल तौर पर आपने जो कमेटी की बात की। दूसरा आपने बात की LLM की डिग्रीज़ और PhD की डिग्रीज़। मेरे नज़दीक हाँ बार काउंसिल का फंक्शन है, उसको देखेंगे, मगर मेरे नज़दीक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ वकील के लिए
इन इफेक्ट माइंड ना कीजिएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। वकालत इज़ अबाउट डूइंग केसेस, वकालत इज़ अबाउट गेटिंग वर्क। दिन में 24 घंटे हैं, फैमिली भी है। आपने अगर LLM करनी है और आपके ख्याल में उसके साथ आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपकी एकेडमिक्स इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी अंग्रेज़ी भी हो जाएगी, आप थीसिस भी लिख लेंगे, एक चीज़ पे कर लेंगे। बट इट्स ऑल अबाउट गेटिंग क्लाइंट्स, इट्स ऑल अबाउट डूइंग केसेस, और वो बैठ के आप सारा करें। हाँ, एक हद तक जाके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अगर आपने लीगल एडवाइज़र लगना है या कहीं और जहाँ पे वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्योंकि LLM की भी डिग्री हो, इट विल इम्प्रूव योर मार्केटेबिलिटी। मगर अव्वलीन तरजीह सबसे इंपॉर्टेंट वगैरह ये मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि वकालत करनी कैसे, काम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कैसे करना है, करके अच्छा वकील कैसे बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स पकड़ो, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियाँ हासिल करो। प्रोग्राम के एंड पे मैं फ़ायदा लूँगा तजवीज़ पेश करने का, वो अहमद भाई भी बैठे हुए हैं, आपके फोरम से भी, पंजाब बार काउंसिल के फोरम से भी हम लेंगे कि ये जितनी भी हमने गुफ्तगू की है, हम चाहेंगे, मेरी तजवीज़ होगी अहमद भाई के सामने भी, चूँकि मेंबर है पंजाब बार काउंसिल के, कि अब 5 साल का एकेडमिक पीरियड है डिग्री के लिए, हम क्यों ना ये 6 महीने का जो हम रोना रो रहे हैं, हम 3 साल स्टडी करवा के, तो 2 साल के पीरियड में से 1 साल कहेंगे ठीक है जी जाएं, किसी चैम्बर में जाएं, चैम्बर में जाएं, सिस्टम में जाएं, 1 साल बाद फिर आएं, आपका ये साल अकाउंट होगा और हम रीडिंग का और प्रेजेंटेशन का आपका ये साल रखेंगे। इसके बाद 1 साल आप तालीम लेंगे, फिर आपको टेस्ट वेस्ट जितने भी ये डिस्कस कर चुके हैं इसकी तैयारी, मेरा ख्याल है किसी हद तक हम प्रॉब्लम्स जो हैं गेट रेड ऑफ कर लेंगे। बहुत अच्छी तजवीज़ है। Addition to it, why not to add these things in our own courses, यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर ही कोर्सेज के अंदर, जैसे हमारा लीगल ड्राफ्टिंग का एक, प्लीडिंग का एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी है। एग्जैक्टली उस पर मैं कह रही हूँ कि अगर हम उसके अंदर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, जैसे लीगल एथिक्स का एक सब्जेक्ट है लेकिन हम उसे सिर्फ मार्क्स की हद तक पढ़ाते हैं, तो उन चीज़ों को अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल के प्रैक्टिकल किया, जैसे एक स्टिग्मा बना हुआ है कि बैरिस्टर अगर बार कर लिया तो बैरिस्टर बन गया तो उसके पास बहुत क्लाइंट्स आने लग जाएंगे। वाई नॉट कि हम अपने एजुकेशन लेवल को, अपनी स्टडीज़ को, अपनी यूनिवर्सिटी में जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो 3 साल काउंट करने की बजाय 3 साल उनको स्किल्स दिए जाए, वो जो बैरिस्टर बनने के लिए बनकर और पैसा लगाकर उन्होंने वहाँ पर करना है कि जी बैरिस्टर बन गए तो तभी वो स्किल्स आएंगे। वाई नॉट कि हम जो आपने तजवीज़ दी उसमें इन एडिशन उन स्किल्स को अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एक हमें बेहतर बात भी करनी होगी, बहुत ज़्यादा पहले भी हमने की है, कि ज़बान कोई अच्छी या बुरी नहीं होती जी, इट इज़ जस्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन। कानून तो वही है, पंजाबी में कह दें, उर्दू में कह दें, इंग्लिश में कह दें, किसी और ज़बान में कह दें, मेडिकल की ज़बान, मेडिकल का वो चीज़ें। प्रॉब्लम ये है कि हमने उसको पीछे से सही सुन के समझ के आगे किस तरह प्रेजेंट करना। तो मैं चूँकि प्रोग्राम का आखिर था, फ़ायदा लेते हुए ये तजवीज़ अहमद भाई को भी सामने रखी है, आपके चैनल ने भी इसको कैच किया है, इसलिए गुफ्तगू की है ताकि ये आम हो, लोग फिर इस पे देखें, सोचें। मुमकिन है मैंने गलत तजवीज़ की हो, लेकिन बात करने से बात आगे बढ़ेगी। ज़बीउल्लाह नागरा साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अहमद कयूम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और हमारे जो जस्टिस के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं उनका बहुत शुक्रिया। मैं आपको साकिब बलोच साहब कहना चाहूँगा कि आप जॉइंट जस्टिस के कोऑर्डिनेटर हैं, पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं, सब हमारे वकला जो हैं पंजाब बार काउंसिल के जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें उनके साथ आप राब्ते में थे। मैं चाहूँगा कि आपने डिस्कशन भी सुनी, आइंदा आगे जॉइंट जस्टिस के फोरम से आप इसी तरह हमारे जो मुअज़्ज़ज़ वकला हैं उनको बुलाते रहें, और किस तरह से जॉइंट जस्टिस एक मौसर रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज़ हमारे पास जो हैं इसी फ्रेटर्निटी के, इसी ब्रदरहुड के वकला मौजूद हैं। तो कैसे आप समझते हैं कि आप बेहतर जॉइंट जस्टिस इसमें एक मौसर रोल प्ले कर सकते हैं? मैं 2 जुमलों में बताऊंगा। एक तो टोटल प्रोग्राम मैंने सुना है आज का, बहुत कुछ सीखने को मिला, बल्कि मैं सोच रहा था कि आज मैं अपना एक जो कॉलम है इस पे प्रोग्राम पे लिखूंगा उसमें जी। दूसरा ये कि अभी नागरा साहब बात कर रहे थे या मोहम्मद अहमद कयूम साहब बात कर रहे थे, मैंने उसका जो रिज़ल्ट निकाला ना पूरी गुफ्तगू का, वो ये है कि आप जिस तरह डिग्री देते हैं, आपने जो कुछ सिखा दिया है लॉयर्स को, यंग लॉयर्स को, वो जो आपने उनको एजुकेशन दिए उसके साथ उतना ही रोल होना चाहिए कि इस एजुकेशन को आपने आगे इस्तेमाल कैसे करना है।
ये आपने कैसे लोगों को जज के सामने आर्गूमेंट करने, इसी तालीम के होते हुए जब आप किसी को बोलना नहीं सिखाएंगे, उसके अंदर समंदर होगा अल्फाज का, एजुकेशन का, मगर उसके पास ज़बान नहीं होगी तो वो किसी काम की नहीं। तो ये बेसिकली ये फील्ड ही ज़बान की है। तो ये ज़बान भी और कानून की समझ भी, तो जितनी समझ होगी उतनी ही ज़बान को बोलना आना चाहिए, और ये इनसे मैंने सीखा है, और ये इंशाल्लाह। और दूसरी जॉय ऑफ जस्टिस की जैसे आप बात करें, जॉय ऑफ जस्टिस एक ऐसा, जैसे कि हम पहले भी कहते रहते हैं कि एक ब्रिज है क्लाइंट और वकला के दरमियान, कि कहीं ना कहीं एक भरोसे की जहाँ पे कमी होगी वो भरोसा हम देंगे, जहाँ पे एतमाद की कमी होगी, जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की कमी होगी, उसके लिए हम आगे आए हैं। और उसकी पहली मिसाल ये कि हमारे प्रोग्राम में बहुत बड़े और प्रोफेशनल लोग आके बैठे। आइंदा भी इंशाल्लाह, तो आइंदा इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, और अगर ये प्रोफेशनल लोग हमारे साथ होंगे तो ये हम लॉ की एजुकेशन को या लॉ के प्रोफेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों तक, और इस काले कोट के वकार को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मज़ीद बुलंद किया जाए। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर इनपुट। इट रियली काउंट्स। बहुत हमें फ़ायदा हो रहा है। आई एम अ लेमैन, तो इसका फ़ायदा हो रहा है। हमारे जो सुनने वाले हैं, मेरा ख्याल है देखने वाले, उनको भी फ़ायदा हो रहा होगा। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑन दिस नोट इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।